तब गणेश आचार्य मेरे सामने 8-9 साल का था, कल कहीं बोलता था पतंग के लिए पैसा दो मुझे। ऐसा हुआ कि एक समय में मैं बुम्बादा के साथ 3 शिफ्ट काम करता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी फिल्मों में गाने नहीं है, और फिर लोग बोलते हुए कि मास्टर जी तो अभी एज हो गया है। उस समय डांसर कौन था? कोई हीरो नहीं था। उन सबसे तो अच्छा डांसर प्रसन्नजीत ही थे उस समय। उस समय देव बहुत डरा डरा रहता था एकदम, मास्टर जी क्या होगा। কৈলাস শর্মার এত দবদবা ছিল বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে যে বোমবাদাকে রাসবিহারীর মোড়ে, মানে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জিকে রাসবিহারীর মোড়ে 8 ঘন্টা 1 ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখতো। আপনি সত্যি কথা বলবেন, সেটা হচ্ছে চিরঞ্জিত অ্যাজ এ ডান্সার হিসেবে কিরকম? चिरंजीत तो कभी डांसर नहीं, हम बोले देखो। तो हमको पिक्चर अगर दिखाना, हमारा जो भी पिक्चर हिट होता है वो कलकत्ता से नहीं होता है, सिटी से नहीं होता है। जो गांव में इंटीरियर थिएटर है, सिनेमा हॉल है, वहीं से हिट होता है। मिठुन चक्रवर्ती अच्छे डांसर नहीं है, मिठुन के हिसाब से लोगों को करना पड़ता। আচ্ছা, মানে রেসপেক্টটা সেম আছে না সেখান থেকে কমেছে? কিভাবে আজকের দিনটাকে আপনি কিভাবে দেখেন? रिस्पेक्ट एकदम खत्म। आपस पाल मुझे एक बार बुलाए कि बोले मैं चर्चा का हीरो हूँ, ऐसा है। शताब्दी भी थी उसमें कि जब तक बाउंसर लेके नहीं चलेगा ऐसा लगेगा हीरो नहीं है, हीरोइन नहीं है। अलग से ट्रैक चालू हो गया, मेरा नाम लिया होगा देव को। देव ने फटाक से दरवाजा खोला, आइए। जैसे मैं घुसा, देव ने मेरा पैर छुआ पहले कि हाँ ऐसे भी डायरेक्टर है, 5 लाख रुपया कोई लेके आता तो बोलता हाँ छवि ये हो ही जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं काम करते करते सेट पे ही मेरा कुछ हो, तो मैं अमर रहूँगा, मैं अमर रहना चाहता हूँ। নমস্কার, মগজমাটির আর একটা পডকাস্টে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকে আমরা এমন একজন মানুষকে এনেছি, সে ক্যামেরার পিছনেই থাকেন। বাংলা ইন্ডাস্ট্রি লম্বা সময় ধরে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, চিরঞ্জিত থেকে শুরু করে যারা যারা আছেন, যারাই নেচেছেন পর্দায়, তাদের প্রত্যেককে যিনি নাচিয়েছেন, যার ইশারায় তিনি নাচিয়েছেন, আমাদের ভাষায় মানে ফিল্মের ভাষায় এখন কোরিওগ্রাফার বলা হয়, তখন মাস্টারজি বলতেন তাদের, কারণ ডান্স তারা করাতেন, মাস্টারজি বলতেন। তো কৈলাসবাবু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। নমস্কার স্যার, কেমন আছেন সেটা বলুন। একদম ভালো আছি। হ্যাঁ, আমি যেটা জানতে চাইবো, তো আপনার শব্দের মধ্যে একটু, আপনি বাঙালি নন এটা তো আমরা জানি, তো হচ্ছে গিয়ে আমি টাইটেলটা বলে দিই, কৈলাস শর্মা। তো আপনি কোথায় জন্মেছেন, মানে আপনি ইনবর্ন কোথাকার? আমার জন্ম তো মুম্বাই। আচ্ছা। আমার বাকি আমি ইউপি, उत्तर प्रदेश, আচ্ছা, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन আমার জন্ম, আমার ছেলে, আমার মেয়ে সব মুম্বাইতে থাকে, আমার পুরো ফ্যামিলি মুম্বাইতে থাকে। और আমি কাজের জন্য এখানে থাকি। अच्छा, तो बीच बीच में मैं कुछ हिंदी भी बोलूंगा, कुछ बांग्ला भी मिक्स करूंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहला जो मेरा बंगाल का फिल्म है, बंगाल इंडस्ट्री में मेरा पहला पिक्चर का नाम है काली अमार माँ। काली अमार माँ, जिसमें अंजू घोष हीरोइन थी, और फर्स्ट उस पिक्चर के हीरो थे चिरंजीत। धागा फिल्म्स का पिक्चर था, और जो डायरेक्टर थे टी सीरीज के, जो गुलशन कुमार जी का बहुत ही मतलब फिल्म किया उन्होंने, बहुत से मतलब जहाँ भी वैष्णो देवी से लेके जहाँ भी जाना होता था पूरा गाना चलता था, उनके साथ में मैं भी काम करता था। तो उन्होंने बोला एक बंगाली पिक्चर है, चल करते हैं। तो मैंने बोला कि संदीप भाई हमको तो लैंग्वेज समझ में नहीं आता। बोला छोड़ो ना, हमको भी तो नहीं आता है। डायरेक्टर ने बोला मुझे नहीं आता है, मुझे भी समझ में नहीं आता। बोला चलो हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो हम लोग आए पहली बार, तो हम जब शूटिंग के लिए आए, तो ये शूटिंग हुआ था हमारा बसीरहाट विश्वनाथ के घर पे। विश्वनाथ एक छोटा सा बच्चा गणेश का रोल किया था। तो अभी जो अच्छा है, फेमस है, क्या नाम उसका, नाम तो विश्वनाथ का, कुछ डाक नाम से बुलाते हैं ना उसको, पता नहीं कैसे नाम से उसको जाना जाता है, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। जब भी देखता है मेरा पैर छूता है, बोलता मास्टर जी आप तो मेरे घर पे थे, मेरी मम्मी को जानते हैं, मेरे पापा को जानते हैं, जो कि टेक्नीशियन को उनके घर में हम रुके थे। सिर्फ उनके घर का जो पर्सनल रूम था उसमें मैं और डायरेक्टर थे, बाकी टेक्नीशियन, उनका राजबाड़ी बहुत बड़ा घर है बसीरहाट में, वो सब अलग जगह पे थे। तो उनकी माँ सुबह हमको चाय भी बना के देती थी। तो बहुत अच्छा लगा, पहली पिक्चर से मुझे यहाँ रिस्पेक्ट मिला। और सबसे बड़ी बात तो टाइटल काली अमार माँ, जब काली तो सभी की माँ है। तो मैंने पहला वही फिल्म किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चिरंजीत ने पिक्चर नहीं किया, कुछ कारण हुआ, चिरंजीत आए थे वहां पे शूटिंग करने के लिए, कुछ बातचीत हुआ ऐसा, उन्होंने फिल्म छोड़ दी। टोटा राय चौधरी भी थे उसमें, उन्होंने भी पिक्चर छोड़ दिया। सुरभि करके कोई लड़की थी, छोड़ दिया। डायरेक्टर बोला जिसको छोड़ना है छोड़ दो।
मैं इसको काम मैं करूंगा, हमको हीरो का जरूरत नहीं, क्योंकि काली हमारा माँ में हमारा मेन हीरोइन है अंजू, और मैं सब्जेक्ट निकालूंगा, नया लड़का खड़ा होगा, कोई भी मिलेगा, नई एक्टर मिलेगा, तो मैं एक लाइट मैन को भी हीरो बना सकता हूँ। शांति भाई का ये कहना था। अच्छा, और फिल्म कंप्लीट हुआ, फिल्म अच्छा चला भी। বিশ্বনাথ দার ডাক নাম হচ্ছে পল্টু। পল্টু হবে হ্যাঁ। ভুলে গেছে। আমি মনে করতে পারছিলাম না। তো আপনি যখন মানে আপনার ডান্সের শুরুয়াতটা কিভাবে হয়? मेरे लाइफ का शुरुआत डांस का, मैं अंधेरी में पढ़ता था। 10th क्लास में मैं 11th क्लास में एंट्री किया। उस समय क्या था कि जिस सेक्शन में मैं पढ़ा, मेरे स्कूल के सारे वो लोग सब कहाँ चले गए मालूम नहीं। और जो मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा था, और वहाँ कॉलेज होता है 11वीं के बाद, तो उसमें सब इंग्लिश, मतलब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सब। अब मुझे तो प्रॉब्लम हुआ, मैं एकदम पीछे लास्ट बेंच पे बैठा था। मैं बोलता एक दिन तो सब दोस्त लोग थे, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए, कहाँ एडमिशन हुआ। एक टीचर थी जो कॉमर्स पढ़ाती थी, वो आती थी, मुझे इतना इंग्लिश समझ में नहीं आता था, सीधा मुझे बोलती थी स्टैंड अप, और मैं खड़ा हो जाता था। क्या बोली, क्या पूछी, सब लोग हंस दिए। उसी दिन से मेरा पढ़ाई से दिमाग हट गया। मैं नहीं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मेरे को कभी कभी मैं जाता भी नहीं था, घर से बोल के जाता था, लेकिन मुझे पढ़ाई से इंटरेस्ट है। मैं करूंगा क्या, मैं बैठा था, मैं कुछ करूंगा, देखो कुछ काम धंधा करूंगा। तो हमारे पास में एक डांसर रहती थी, अच्छा, बहुत सीनियर डांसर, निम्मी जी। मेरी माँ से उनका बहुत अच्छा पहचान था, तो मेरी माँ को, मैं तो डांस वांस जानता नहीं था, तो मेरी माँ को बोला कि अगर ये लाइन में हो तो बोले लाइन में क्या करोगे। तो पहले, सबसे पहले इंडस्ट्री में मैं एक रिहर्सल हॉल में साउंड बजाता था। अच्छा, वो मैंने किया 1-1.5 साल, किसी को पता नहीं। एक रमेश हॉल हुआ करता था, रंजीत स्टूडियो दादर में, वहां पे मेरे को ड्यूटी दे दिया कि तुम जो भी रिहर्सल होगा तो वहां पे जाके साउंड बजाएगा। तब अकाई मशीन पे होता था, स्पूल पे बजता था, टेप रिकॉर्ड भी नहीं था। तो मैंने शुरू किया। अब वहां मैंने देखना शुरू किया कि वहाँ फिल्म के आर्टिस्ट लोग भी आने लगे, जैसे मुकेश खन्ना जी को मैंने वहां पे देखा, अच्छा, जितेंद्र को देखा। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन वो लाइफ क्या होगा मेरा मुझे पता नहीं। तो जो मेन था वहां पे बजाने वाला, वो बोला कितना साल तक बजाते बजाते क्या होगा, तुम कुछ इंडस्ट्री में और कुछ करूंगा। बोला आनंद भाई नाम था, महाराष्ट्र था। तो क्या करूं, बोले तुम डांस सीखो। तो डांस किसके पास जाऊं सीखने के लिए, पैसा भी नहीं है, और मेरे पिताजी तो इससे एकदम ही वो थे, नाराज थे कि नहीं डांस वांस में जाने नहीं। लेकिन मेरी माँ गुपचुप से मुझे दे देती थी। 25 रुपया महीने का फीस था, 1976-77। और गणेश आचार्य जो अभी डांस मास्टर, हाँ, गणेश आचार्य के डैडी से मैं डांस सीखता था। तब गणेश आचार्य मेरे सामने 8-9 साल का था। कभी कभी बोलता था पतंग के लिए पैसा दो मुझे, मैं उसको, मुझे भी नहीं है तो क्या करूं, मैं उसको कभी पतंग उड़ाने के लिए पैसा दे रहा। उसकी बहन, मतलब गणेश आचार्य की सिस्टर भी थी कमा, वो भी एक बहुत अच्छी डांसर थी। तब गणेश आचार्य कभी कभी हम लोग जबरदस्ती, मास्टर जी हमारे बोलते थे, गुरु जी की उसको भी सिखाओ। वो पीछे खड़ा होकर कभी कभी वो भी डांस सीखता था। तब स्कूल में पढ़ता था। तो चलते गया 1978 में मैं मेंबर बना, लेकिन बहुत मुश्किल से बना, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा ऑडिशन होता है। जब हर कोरियोग्राफर डांसर का जब ऑडिशन होता है, तो वहां पे कम से कम 150, 200, 300, 400 लोग आते हैं, और उसमें से सेलेक्ट होते हैं 10 लड़का, 8 लड़का, 8 लड़की, इतना ही होता है। उस ग्रुप में पता नहीं क्या मेरा भाग्य था, बड़े बड़े डांस मास्टर वहां पे बैठे थे। पीएल राज जी थे, मतलब पीएल राज जी का नाम आप जानते ही होंगे, उन्होंने लास्ट पिक्चर बंगला में किया था देवदास, शक्ति सामंत का, प्रसन्न जी जिसमें हीरो थे। उनको देख के डर लगता था, इतने बड़े मास्टर, मतलब बॉम्बे टू गोवा, अमिताभ बच्चन का जो लेके, इसके बाद डॉन वॉन सब उन्होंने किया। तो अभी नहीं है, तो देखे तो हम लोग सब फेल हो गए। हम लोग सीखे नहीं, तो 6 महीना हुआ, तो 6 महीने में क्या डांस जानेंगे। अचानक क्या हुआ कि एक सुरेश भट्ट डांस मास्टर थे, उन्होंने एक लड़के का रिकमेंड किया डांसर कि आप लोग इसको मेंबर बनाइए, उसको डांस आता है नहीं आता है, लेकिन उसको लेना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको मेंबर नहीं बनाएंगे तो भी मैं उसको डांस में बुलाऊंगा, आप लोग रोक नहीं सकते। तो बोले ठीक है मास्टर जी, आप बोल रहे, तो एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया। इसी में करते करते वहां पे हमारी एक सेक्रेटरी थी, जो हम निम्मी जी का नाम लिए, उन्होंने किसी को बोला कि मेरा भी एक लड़का है, उसको भी बना दो। उस समय तो घपला हो रहा था, वो डांस मास्टर ये वो सब करके, तो उसी में मुझे भी बना दिया। लेकिन मुझे बनाने के बाद, कार्ड देने के बाद बोला गया कि तुम आना नहीं, 6 महीना एसोसिएशन की तरफ दिखाई नहीं पड़ना। अच्छा, क्योंकि उस समय वहां पे जो पुराने सीनियर डांसर थे वो बहुत गुस्सा होते थे, ऐसा क्या हुआ, क्यों बनाया गया। तो 6 महीने के बाद मैं उधर गया, तो
तो बोले तुम इधर क्या कर रहा है, क्यों घूम रहा है? बोले नहीं ऐसे ही देखने के लिए आया, मैंने ऑडिशन दिया था। बोले मेरे पास तो कार्ड है लेकिन मैं बोला नहीं। धीरे धीरे मैंने दोस्ती किया, जो वहाँ के हमारे प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, सबको मैं चुपके चुपके से बोलने लगा कि मेरे पास भी कार्ड है। कौन दिया तेरे को? दिया वही लोगों ने, लेकिन बाकी को पता नहीं चलना चाहिए। वो कार्ड वार्ड लेके फिर मैंने जो फर्स्ट फिल्म किया एज ए बैकअप डांसर, वो डांस मास्टर थे सूर्य कुमार। उनका स्क्रीन पे नाम आता था सूर्य कुमार, लेकिन ओरिजिनल में वो क्रिश्चियन थे। उनको रॉबर्ट मास्टर जी के नाम से जाना जाता था। अच्छा। वन शॉट में जो पहला गाना पिक्चराइजेशन हुआ, आजकल तो डिजिटल जमाना आ गया, वन शॉट में पूरा तो सब हो जाएगा, लेकिन वन शॉट में शक्ति सामंत का पिक्चर था आराधना। उन्होंने वन शॉट में गाना पिक्चराइज किया था सूर्य कुमार मास्टर जी ने। तो उस समय उनका हालत थोड़ा खराब था। उन्होंने लास्ट पिक्चर क्रांति किया मनोज कुमार जी का। तो मैं उनके साथ में मतलब जो रिहर्सल हॉल में था जहाँ मैं बजा, उनसे पहचान हो गया था मेरा। तो बोला उनका एक डांस था, तो बोले इन्फॉर्म होटल में है, तू आ जाना उधर। तो हम लोग 8 डांसर, और वहाँ पे हीरो थे सुरेश ओबराय, सिंपल कपड़िया हीरोइन डिम्पल जी की बहन। देखा, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम शूटिंग फ्लोर में। और शाम को पैकअप हुआ तो पैसा भी मिल गया 72 रुपीज। अच्छा। तो वो एक गाना पिक्चराइज हुआ था 5 दिन। अच्छा। बहुत अच्छा हुआ। और कार्ड में जो बनाया था उसका 1300 रुपया था। अच्छा। 1300 रुपया में कार्ड बन गया था। और उस कार्ड का जो मैं रिटायरमेंट लिया आज से 10-15 साल पहले, तो मुझे 2 लाख रुपया मिला। मैं वहां से रिटायरमेंट ले लिया डांसर से। अच्छा। क्योंकि मैं असिस्टेंट किया। मेरी गुरु है फिल्म लाइन की हबीबा रहमान। अच्छा। उनके पास से मैंने टेक्निकल चीज, जो एडिटिंग कैसे होता है, मतलब क्या जूम लेंस लगता है, क्या क्या लेंस लगता है, कैमरा कहाँ रखा जाएगा, क्या है डांस के, मतलब फिल्म का जो कोरियोग्राफर है, जो डांस मास्टर है, उनका एक मेजरमेंट होता है। स्टेज पे आप करने जाओ, आपको पता है इतना बड़ा स्टेज है, लेकिन एक क्लोज लगा, अगर आप आगे आ जाओगे तो फोकस आउट हो जाएगा, कैमरामैन चिल्लाएगा। वो सब मैं सीखता था, वो सब सीखा। फिर एडिटिंग में जाता था। तो आजकल तो डिजिटल है, अच्छा लगता है। एसी रूम तब तो मूवी था और ये सब था। वो देख के नींद आता था, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और मेरे गुरुजी हमेशा मेरे को बोल देती थी कि तुम जाओ पहले, मैं बाद में आऊंगी, तुम करो, मैं देखती हूँ क्या कर रहा हूँ। जाके वहां मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन वही इंटरेस्ट में लिया, इसलिए मैं डांस मास्टर बना। यही है मेरी कहानी। আপনি যখন কালী আমার মা সেখান থেকে এখানে যখন এলেন, ওয়েস্ট বেঙ্গলে যখন কাজ করা শুরু করলেন বাংলাতে, তো বাংলায় যখন কাজ করা শুরু হয় তখন কি বম্বে থেকে ডান্স মাস্টার এনে এখানে কাজ করার ওই রিয়াজটা চালু হয়েছে, না ওটার পর থেকে ना বাংলা? यहाँ पे देखिए, साउथ के लोग बाद में एंट्री की। साउथ के डांस मास्टर लोग का एंट्री करने का कारण यह है कि जब साउथ से यहाँ पे कैमरामैन आए, वो कैमरामैन अपना पूरा टीम लेने शुरू कर दिए। अच्छा। जैसे बोलते थे, कैमरामैन आके डायरेक्टर को बोलता था, यार अच्छा डांस मास्टर है, जो रेट में बोलोगे वो रेट में आ जाएगा। अच्छा। और फाइट मास्टर भी अच्छा है। तो वो लोग, लेकिन बॉम्बे वाले बहुत पहले से आते हैं यहाँ पे। सत्यनारायण मास्टर जी, उन्होंने भी बहुत पिक्चर किया है। वो उनका एक हिट गाना था सात सहेलियां खड़ी खड़ी, बहुत बड़े मास्टर थे वो। राज जी से, पीएल राज जी से भी पहले के डांस मास्टर वो आते थे। बद्री प्रसाद जी, जय मां संतोषी, जिन्होंने किया था, वो भी उन्होंने पिक्चर किया। तो मतलब ये था कि बॉम्बे वाले आते थे, डायरेक्टर को कुछ बोलते रहे थे। डांस मास्टर पहले बॉम्बे से ही आते थे, बाद में साउथ से आना शुरू हुआ। साउथ से आने का कारण है कि वहाँ का जो कैमरामैन आते थे, वो कैमरामैन अपना पूरा टीम फोकस पूलर भी, तो हमारे गिल्ड का, यहाँ का बंगाल का रूल है, नहीं आपको लेना पड़ेगा, तब लेते थे। तो भी वो लोग लेके आते थे। बोले नहीं, आपका आदमी तो फोकस जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता है। एक टीम तैयार करके उन्होंने रखा था पूरा। लेकिन ये जो बोलते हैं कि नहीं डांस मास्टर बाहर से आते हैं, पप्पू खन्ना जी, बहुत बहुत डांस मास्टर बॉम्बे से आते थे। लेकिन मैं जब आया उसके बाद से धीरे धीरे लोग कम किया। कारण क्या था पता नहीं। मैं यहाँ रुक के काम किया, मैं यहाँ से भागता नहीं था। अगर 10 दिन का गैप है तो मुझे मालूम मैं जाके क्या करूंगा, इससे अच्छा मैं यहीं बैठा रहूं। मेरे पास लाइन लग गया। ऐसा हुआ कि एक समय में मैं बुम्बादा के साथ 3 शिफ्ट काम करता था। मेरा एक बार शूटिंग चल रहा था, 2 शूटिंग मेरा, एक सपन शाह और एक बबलू समर्दा, अंजन चौधरी, 2 शूटिंग में कर रहा हूँ एक ही फ्लोर में। वहाँ इंद्रायणी हलदर, यहाँ बुम्बादा और रचना बनर्जी। बुम्बादा मुझे बार बार बोलता तुम उधर क्यों जाता है, उधर क्या हो रहा है। मैं बोला दादा उधर भी मेरा ही गाना चल रहा है। तो ऐसा टाइम था। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी फिल्मों में गाने नहीं है, ऑफ बीट की पिक्चरें बन रही हैं। और फिर लोग बोलते हुए कि मास्टर जी तो अभी एज हो गया है, लेकिन मैं बैठा नहीं हूँ, मुझे एक ही काम मालूम है। मैं अभी भी यहाँ पे बिजी हूँ, मैं काम करता हूँ। जो बोला जाता है कि नहीं गिल्ड को लेके काम करो, मुझे गिल्ड से क्या मतलब है।
मैं चाहता हूँ कि गिल्ड का मेंबर मेरे साथ में काम करे, लेकिन जो प्रोडक्शन अगर काम कर रहा है मुझे तो मतलब नहीं है। मेरा कैमरामैन सही होना चाहिए, मेरा लाइटमैन सही होना, जो कहाँ से आ रहा है क्या हो रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मैं जाके कर रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ तो मैं रांची का पिक्चरें कर रहा हूँ, मैं भोजपुरी पिक्चरें कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं तो करते रहता हूँ। আমার এখানে একটা জিজ্ঞাসা করার আছে, সেটা হচ্ছে কি যে এই যে বাংলা বাংলা আপনার মাদার টাং নয়, তো বাংলা বলতে অসুবিধা হয়, তো এই যে গানের কথাগুলো যেগুলো বাংলায় আছে সেইটা মানে আপনি সেটাতে কি করে ফোকাস করেন, নাকি গানের রিদিম বিট এইগুলোর উপর আপনি বেশি ফোকাস করেন? देखिए मेरे असिस्टेंट भी यहाँ कुछ बंगाली है, हाँ, वो लोग कभी कभी लैंग्वेज को नहीं समझते। यहाँ का बंगाली हो के मैं जब 3-4 बार गाना सुनता तो मुझे समझ में आ जाता, पहला लाइन से ही मैं गाने को पकड़ लेता हूँ कि क्या बोल रहा है, तो मुझे ऑटोमेटिक आ जाता है। रिदम तो सब जगह एक है, चाहे वो साउथ हो, हाँ, चाहे मुंबई हो, चाहे रिदम का तो यूनिवर्सल एक लैंग्वेज, लेकिन बोल का जो प्रॉब्लम है मुझे सब समझ में आ जाता है। इतना साल हुआ ना तो मुझे सब समझ में आ जाता है। मैं बल्कि बॉम्बे का रास्ता भूल गया हूँ, लेकिन बंगाल का जो भी आप बोलेंगे, पुरुलिया बोलेंगे, मुर्शिदाबाद बोलेंगे, सब जगह का रास्ता मुझे, सिलीगुड़ी, दीघा, बकखाली, वहाँ का थाना भी मुझे पहचानता है। इतना मैंने काम किया है कि अगर कभी कभी प्रोडक्शन मैनेजर लोग डरते हैं, वहां से आप चलिए ना, आप थाने में जरा बात कीजिए, मैं अंदर चला जाता हूँ, ऑफिसर चला, ओ बातचीत हो जाता है मेरा। अरे सर आप बोलो, करो करो करो, एक खाली लेटर पैड पे लिख के। तो ऐसा इतना पुराना हो गया तो बहुत पहचान जान हो गया। প্রসেনজিৎ হিরো হিসেবে খুব ভালো, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একটা পিলার। ডান্সার হিসেবে মানে আপনার ছাত্র হিসেবে কেমন? কারণ আমি এই কথাটা জানতে চাইছি, বুম্বাদার মানে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জির এমন নাচ আছে যেগুলো খুবই উদ্ভট, বিচ্ছিরি এবং খুবই জঘন্য। মানে আমি যখন দেখি মানে আমার এক বন্ধু আমাকে একটা মোবাইলে দেখাচ্ছে, সেখানে বুম্বাদের গায়ে এখানে সব বাল্ব লাগানো, হ্যাঁ বাল্ব লাগানো, একটা ঘরের মধ্যে চারিদিকে কালো কাপড় লাগানো, সেখানে বুম্বাদা একটা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করছে যাকে হয়তো কোনোভাবে ডান্স বলা যেতে পারে না। তো আমি ওটার জন্য জানতে চাইছি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি অ্যাজ এ ডান্সার মানে আপনার ছাত্র হিসেবে কেমন? आप बोलिए मेरे को, प्रसन्नजीत कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? 40। क्यों है 40 साल से? है क्यों? कोई तो उनका ऑडियंस है, कोई तो उनको पसंद कर रहा है। आप नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, कोई तो कोई कर रहा है, तभी तो चले। एक्चुअली क्या होता है कि बड़े प्रोड्यूसर छोटे प्रोड्यूसर को सबको मिला के प्रसन्नजीत ने काम किया, इसीलिए प्रसन्नजीत चल रहे हैं। प्रसन्नजीत ने 30 लाख का भी पिक्चर किया, 3 करोड़ का भी पिक्चर किया, और प्रसन्नजीत का एक दबदबा है इंडस्ट्री में आज भी। इसलिए तो मैंने पहले बोल दिया वो पिलर है लेकिन डांस भी अच्छी लगा। तो आप बताइए यहाँ डांसर है को? आज के समय में मतलब प्रसन्नजीत के टाइम से लेके, तापस पाल के टाइम से लेके, अभिषेक मिठू दा, जब ये लोग थे, चिरंजीत दा, उस समय डांसर कौन था? कोई हीरो नहीं था। उन सबसे तो अच्छा डांसर प्रसन्नजीत ही थे उस समय। आज जब चेंज हुआ जनरेशन, जैसे जीत, देव, जीशु शेख, और इस वजह से देव के बारे में बता रहा हूँ। देव भी मेरा पहला पिक्चर देव के साथ, मतलब जो देव का पहला पिक्चर है वो मेरे साथ ही है, अग्निशपथ। उसका कोरियोग्राफर मैं हूँ, प्रवीण नंदी, रचना बनर्जी। उस समय देव बहुत डरा डरा रहता था एकदम, मास्टर जी क्या होगा, क्योंकि हिंदी बोलने वाला मैं ही आदमी था उनके साथ, और वो बांद्रा में उनका जो घर है यहाँ रहते थे पहले, वो सब बातचीत से मुझे पता चल गया। देव भी आए तो इतना सीखना पड़ा। बुम्बादा का उम्र नहीं था कि सीखने का, बुम्बादा चले तो चलते गए, रुके नहीं पीछे। सोचे कि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, कोई ऐसा डांसर मेरे को टक्कर देने वाला नहीं है। उस समय एक डांसर था, आप लोगों को पता है, जीशु सेन। जीशु सेन के अंदर इंडियन स्टाइल वेस्टर्न स्टाइल दोनों है। अच्छा, लेकिन लोगों ने लिया नहीं, देखा नहीं। उस समय डांस अगर हीरोइन से ज्यादा, जैसे गोविंदा जी नाचते हैं, हीरोइन से भी अच्छा, हीरोइन भी उनके सामने फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसा होता है। तो अभी जनरेशन चेंज हो रहा है, इससे आप लोग सीख के आ रहे हैं। अब लोग, आप बताइए कि प्रसन्नजीत ज्यादा फॉरेन में शूटिंग की है या जीत ने किया या देव ने किया, कौन ज्यादा किया? फॉरेन में शूटिंग तो बुम्बादा ने इतना किया ही नहीं। तो फॉरेन का कल्चर दिखाने के लिए हमारे पास, जैसे हमारे बॉम्बे में थे बी सुभाष। अच्छा, बी सुभाष जी ने और बप्पी दा ने, ये लोग ने मिलके वो लाया, वेस्टर्न स्टाइल लाया, मतलब यहाँ पे हमारे बॉम्बे इंडस्ट्री में। उसके पहले भी वेस्टर्न स्टाइल था, लेकिन वो घोड़े पे चलते थे, फिरोज खान।
अच्छा। फिरोज खान लोग भी वेस्टर्न स्टाइल, वो लोग कभी धोती कुर्ता पहन के काम नहीं करते थे। तो ऐसा ही होता है, जनरेशन चेंज हो गया था, तब डांस का इतना जरूरत नहीं था। आज डांस का जरूरत है क्योंकि आज गली गली में तो लड़के नाच रहे, यहाँ से कुछ लड़के जा रहे हैं। बूगी बूगी जब शुरू हुआ था, हाँ। रियलिटी शो, तो बंगाल के बहुत से लड़के लड़कियां वहां गए थे और सेलेक्ट भी हुए थे। वो तो जावेद जाफरी जी का था प्रोग्राम। एक पिक्चर के अंदर जो 2-3 डांस होता है, डांस नंबर होता है, आपके हिसाब से उसमें सिनेमा में गान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर गाने का होगा, आपका सब्जेक्ट क्या है वो बोलता है। जैसे आज इतने बड़े डायरेक्टर जो विश्व में प्रसिद्ध है, सत्यजीत राय के पिक्चरों में, उनके पिक्चरों में भी गान होता था, लेकिन नाच वाला गाना नहीं था, बैकग्राउंड में चलता था। और अभी का क्या है, अभी भी ऐसी पिक्चरें बन रही जिसमें गाना नहीं है। लेकिन मैं एज ए डांस मास्टर के हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि फिल्में अगर एक बार फिर से आप ट्राई करो, पुराना ट्रैक में बना के ट्राई करो। अगर फिल्म चल गया तो, क्योंकि आज भी देखिए बजरंगी भाईजान, सलमान खान का जो, आज भी वो लोग के गानों में गाना रहता है, डांस रहता है, डांसर रहते हैं, तो क्यों चलता है? बंगाल में क्यों? बंगाल में लोग चाह रहे कि हम कुछ हट के बनाए। आज खदान जो हिट हुआ, खदान का जो गाना हिट हुआ, उसमें तो ग्रुप डांस है, डांसर है, डांस मास्टर तो है। এইখানে আমার একটা কোশ্চেন, এই বছরের সব থেকে হিট মানে বেশি লোক দেখেছে যে গানটা, সেটা হচ্ছে কিশোরী। তো সেটা একজন বম্বে থেকে, চেন্নাই থেকে কেউ একজন ডান্স মাস্টার এসে বানিয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই গানটা দেখেছেন। দেখার পর তো আপনার কি মনে হয় ওইখানে যে কোরিওগ্রাফটা করা, বাংলায় কি এই মুহূর্তে কেউ নেই যেটা করে দিতে পারে বা ওর থেকে ভালো করতে পারে? कर पाएंगे। কেন তাহলে আমরা বাইরে থেকে আনছি? इसका एक कारण है, पहले शूटिंग कहाँ होता था? इतनी बड़ी बड़ी हिट पिक्चरें दिया सपन शाह ने, सपन शाह का 2 लोकेशन होता था, 2 लोकेशन से आगे सपन शाह कभी बढ़ते नहीं, क्योंकि वो बोलते थे कि मेरा लकी लोकेशन है। अच्छा। जहां मेरा ये शूटिंग होता है, मेरा पिक्चर हिट होता है। और वो पिक्चर, उनका जो लोकेशन हिट लोकेशन था, वो सिलीगुड़ी में दूधिया ब्रिज, आज भी है, दूधिया ब्रिज में उनका शॉट होना ही चाहिए कोई भी पिक्चर का। और एक आउटडोर और होता था फालता में, मेसदा करके एक होटल था, जो ईट भट्टा उनका बिजनेस था उनका, उसमें 2 जगह उनका आउटडोर होता था। तो 2 जगह आउटडोर में करके आप तो लोग चले जा रहे हैं, कहाँ लंदन जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, कहाँ जाके शूटिंग कर। तो चलता रहता है। आज पब्लिक देखना चाहता है, आज भी पब्लिक, बंगाल का पब्लिक, अभी भी गांव का पब्लिक देखना चाहता है कि दादी माँ जो होती है गुच्छा बांध के रखना चाहिए। आज भी सेंटीमेंट में तो जाता हूँ ना, मैं गाँव इंटीरियर में जाता हूँ, देखता हूँ, अभी भी वही है और वही लोग फिल्म देखते हैं। अगर उनको देखना है कि कुछ बंगाल का कुछ ऐसा कुछ देखना, तो हिंदी पिक्चर देखेंगे। आज भी गांव में गांव वाले वही पिक्चरें मांगते हैं, उसी टाइप के, लेकिन यहाँ के लोग चेंज कर दिए। और मैं तो बोलूंगा डायरेक्टर से कि एक बार फिर से पुराना ट्रैक में पिक्चर बनाइए, उस ट्रैक में चलिए। हाँ, वो कैमरा से तो नहीं चलेगा, फिल्म कैमरा तो नहीं चलेगा, अब डिजिटल से ही बनाइए, लेकिन आप बनाइए, रिस्क लीजिए। अगर फिल्म नहीं चला तो मैं बोलूंगा कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में अभी भी वो सेंटीमेंट है, अभी भी वो पूजा पाठ है, अभी भी सुबह शंख बजता है, शंख की जगह पे बजा दो, बहुत सारी आगे वो शंख की जगह पे कुछ और बजाने को बोलो, बजाएंगे। মানে আমরা, আপনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে रूट ছিল, মানে गहराई जो था, उसमें से भटक गए हम, रास्ता भटक गए। ट्रेडिशनल जो था हमारा, वो ट्रेडिशन से हम भटक गए। इसलिए इसका মানে এটার কারণটা কি? कारण क्या, लोग बोलते हैं कि यंग लड़के पिक्चर देख रहे हैं आजकल, यंग जनरेशन पिक्चर देख, कौन जाता है पिक्चर देखने के लिए? यंग जनरेशन नहीं, टाइम नहीं, उसको तो प्यार मोहब्बत करने से टाइम नहीं है। वो सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर थोड़ी देखता है, वो जाके अपना गर्लफ्रेंड के सामने बैठ के आराम से एक जगह मिला वहां बैठ के देखता है, वो पिक्चर का नहीं देखने जाता है। तो हमको पिक्चर अगर दिखाना, हमारा जो भी पिक्चर हिट होता है वो कलकत्ता से नहीं होता है, सिटी से नहीं होता है, जो गाँव में इंटीरियर थिएटर है, सिनेमा हॉल है, वहीं से हिट होता है। और यहाँ के हमारे जो मेकर हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि हमको उस ट्रैक से पिक्चर बनाना पड़ेगा। बंगाली सभ्यता को भूलेंगे तो बांग्ला इंडस्ट्री का यही हाल होगा। আমার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের মধ্যে এইটা বাংলা ইন্ডাস্ট্রি, তো আপনি তো বাংলা ইন্ডাস্ট্রি মানে বাংলারই একজন হয়ে গেছে, তো তো এটা কখন থেকে শুরু হলো যে বম্বের লোককে ডেকে আমি কাজ করাবো, তাহলে আমার গানটা ভালো হবে, আমার এটা কখন থেকে শুরু হলো? বেসিক্যালি
ये बहुत पहले से था, पहले बॉम्बे से कोरियोग्राफर आते थे, लेकिन अभी क्या, और यहाँ पर किसी ने इच्छा भी नहीं किया, यहाँ के लड़के लड़कियों ने कभी बनने की कोशिश भी नहीं किया। बहुत से लड़के थे कि जो चाहते थे मैं बनूंगा, लेकिन डांस जानने से तो डांस मास्टर नहीं हो जाएंगे। हाँ। फिल्म के डांस मास्टर बनने के लिए हर चीज का नॉलेज होना, सबसे पहले तो कैमरा सेंस होना चाहिए, एडिट जाना चाहिए कि अगर मैं इसको कटिंग करूंगा तो कैसे जोड़ूंगा, क्या करूंगा। अभी आजकल ऐसे हैं, बहुत से डांस मास्टर ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कर लेते हैं, डायरेक्टर बोलता है अच्छा ये इतना है, इतना 16 बीट में क्या करेगा, कंपोज करके दिखा दिया। अब वो डायरेक्टर ही काटते हैं, यहाँ के डायरेक्टर ही, वो कैमरा इधर लेके आओ, ये लेके आओ, उधर रखो, टॉप लगाओ, लो लगाओ, उनको समझ नहीं, एडिटिंग में बुलाते भी नहीं। तो जब तक कोई सिखाएगा नहीं तब तो सीखेंगे कैसे? सिखाना तो पड़ेगा, और सीखने की चाहत, और सब लोग तो सिखाते नहीं है ना। এই যে আপনি এতটা সময় ধরে কাজ করছেন, আপনার কখনো মনে হয়নি যে আমি একটা নতুন গ্রুপ তৈরি করি বা নতুন ছেলেদের এনে, আপনার যে সেন্সটা আছে, এতগুলো সিনেমা করার যে সেন্সটা আছে, তো সেইগুলো একটু লার্ন করিয়ে কিছু ছেলে মেয়ে তৈরি করা? नहीं, कुछ लड़के इधर काम कर रहे हैं बंगला पिक्चर, अच्छा, जो सब मेरे असिस्टेंट थे, मेरे साथ में सब असिस्टेंट किए। सोनू साहनी करके एक है, पंकज सील करके लड़का है, वो तो फर्स्ट ग्रुप डांस ही मेरा किया है। अच्छा। इसके बाद बहुत से लोग मतलब और हैं, मैं नाम भूल गया हूँ सबका, क्योंकि जो मेरे साथ में अभी काम कर रहे हैं, जो मेरा असिस्टेंट राणा है, मौली है, ये लोग भी अलग से छोटा छोटा पिक्चरें रहता है, छोटा काम कुछ एल्बम का रहता है, तो लोग को नॉलेज है, मैं दे देता हूँ मैं, तो वो लोग जाके करते हैं। तो मैं तो काम को बांटा, लेकिन एक समय था कि कुछ डांस मास्टर बॉम्बे से मुझे जब यहाँ मिलते थे तो वो बोलते थे कि यहाँ के लड़के लोगों को तैयार मत करो। मतलब क्यों? अगर मैं टीचर हूँ, अगर मैंने सिखाया, अगर सीख गए, तो क्या मैं जिंदगी भर तो मैं काम नहीं करूंगा? हाँ। अरे आज मैं भी तो किसी से सीख के आया हूँ ना, ठीक, तो बांटना तो पड़ेगा। तभी अगर ये लड़का कल कुछ बना तो वो तो मेरा नाम लेगा, मेरे जाने के बाद तो नाम लेगा कि मैंने कैलाश मास्टर जी से, डांस मास्टर से मैंने डांस सीखा, मैंने या तो नहीं कहीं और सीखा, लेकिन इंडस्ट्री का तो मेरे गुरु वो है। तो मैं हर किसी को बताता हूँ, मैं बुला बुला के कैमरा दिखाता हूँ लड़के लोग को, यहाँ के जो डांसर है, तो बताता था। वो लोग जो इंटरेस्टेड था वो सीखने की कोशिश करता, जो आया है खाली की पर्दे पे दिखेगा और फोटो निकाल लेगा। यहाँ के आर्टिस्ट या तो जाके राना घाट कृष्णानगर में क्लास खोल दे कि मैं तो प्रसन्नजीत के साथ में काम किया, मैं देव के साथ में काम किया, मैं जीत के साथ में काम करने के बाद ग्रुप डांस करने आए, फोटो निकाल लिया, जहाँ के वहाँ क्लास खोल दिया, बोला मैं डांस मास्टर हूँ, आपको चांस दिलाऊंगा। जिसके अंदर ये है वो कैसे डांस मास्टर बनेगा? আপনাদের আরেকটা যেটা জিনিস হচ্ছে কি, যে আপনি যখন এখানে কাজ করতে এলেন, তো বম্বে তো তখন তুলনামূলক অনেক বেশি কাজ হচ্ছিল, তো আপনি बांग्लाতে রয়ে গেলেন, বম্বে কেন গিয়ে আর কাজ করলেন না? इसलिए नहीं किया कि मुझे इतना काम का प्रेशर यहाँ मिल गया, वहां तो मैं असिस्टेंट कर रहा था। असिस्टेंट के ब्रेक में क्या होता, जब मेरे गुरु के पास टाइम नहीं रहता था तो वो कहीं उधर भेज देती थी, 2 शूटिंग आ गया वहां जाकर, लेकिन नाम तो उनका जाता था, मेरा नाम तो असिस्टेंट में जाता। जब मुझे एक ब्रेक मिल गया, जब यहाँ पे मैं कालिया मरमा किया, इसके बाद तो ऐसा हुआ कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। मैं कभी कभी यहाँ 2 साल के बाद घर जाता था, घर पहुंचा 2 दिन के बाद की तब तक फोन आ गया कि नहीं ऐसा काम है, ये डेट है, बोला नहीं अभी मैं नहीं आऊंगा, सर प्लीज आ जाइए काम करना है, डेट मिल गया आर्टिस्ट का, ऐसा बता दे। फिर मैं सोचा जब इधर इतना काम मेरे पास है, वो हिसाब से पैसा नहीं मिला मुझे, वो हिसाब से पेमेंट नहीं मिला, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, मैं काम के लिए भागा। क्योंकि आपको बताऊं, मैं साइड में, मैं जब बैकअप डांस करता था, असिस्टेंट करता था, उसके साथ में मैं हेमा जी के साथ में भी काम करता था। अच्छा। हेमा मालिनी जी के साथ में मैंने 9 ईयर काम किया है। अच्छा। तो बहुत प्रॉब्लम होता था, इधर मैं असिस्टेंट भी हूँ और यहाँ हेमा जी के साथ में जब मैं काम कर रहा हूँ, शो का काम है, स्टेज शो परफॉर्म करना है। वहां तो शूटिंग में आप नहीं जाएंगे, आपकी जगह तो कोई और चला जाएगा, लेकिन शो में तो मेरे साथ में रिहर्सल हुआ है, हम लोग 1-1 साल रिहर्सल किए हुए, 6-6 महीना रिहर्सल किए हैं। शो है अमेरिका में, शो है कनाडा में, शो कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो हेमा जी के साथ में मैंने जो पहले ट्रूप में था, मैं रामायण किया, मैंने पहला किया था उनके साथ में, मैंने दुर्गा के बाद सावित्री, रामायण, मतलब ये सब उनके पहले ट्रूप में मैं था। हेमा जी सीता बनती थी, मैं लक्ष्मण बनता था। मेरे जो गुरु हैं भारतीय कथक कला केंद्र के, वो वहाँ पे मतलब वो थे, पूरे डायरेक्टर थे, कोरियोग्राफर, क्योंकि म्यूजिकल ड्रामा था वो। भूषण लखंद्री जी थे, जो उन्होंने एक बंगाली पिक्चर भी किया था, क्या सिंदूर खेला, पार्थोदा का पिक्चर, तो वही कोरियोग्राफर थे। আমি একজনের কাছ থেকে একটা ঘটনা শুনলাম, যে বলছে কৈলাস শর্মার এত দবদবা ছিল বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে
যে বোমবাদাকে রাসবিহারীর মোড়ে মানে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জিকে রাসবিহারীর মোড়ে आध घंटा 1 घंटा दाঁড় করিয়ে রাখতো। ना हाँ। ये नहीं, दबदबा नहीं था। प्रसन्नजीत मेरे को लेने के लिए आती थी हाँ राजबिहारी मोड़ पे। मैं पूछता था कि सर किसका शूटिंग है, दादा बुम्बा किसका शूटिंग है, बोले छोड़ो ना दादा, गाना क्या है, कैसे, वो सब हो जाएगा, मेकअप करते करते सब मैं मेकअप करूंगा, तुम गाना सुनते रहना मेरे रूम में बैठ के। तो मुझे पता नहीं चलता था कि कौन डायरेक्टर है, किस टाइप का गाना है। एक बार तो मैं पिक्चर कर रहा था, ये टेक्नीशियन स्टूडियो में शूटिंग था। बुम्बादा ने दो बार बुम्बादा का मेकअप मैन आया, मुझे बोला मास्टर जी दादा दाक्षे, मैं शॉट ले रहा हूँ, दाक्षे दाक्षे क्यों, फिर आया वो भी डर के दूर से बोल रहा है। तो मैं गया तो बुम्बादा ने मुझे बोला, हंसा, देखा मेरे को, और बुम्बादा ने बोला अरे बाथरूम तो जाने दे। बोला किसको, बोले डांसर लड़कियों को बाथरूम लगा, तू छोड़ता ही नहीं जाने, इतना डरती है कि लोग बाथरूम के लिए नहीं जाए। तुम्हारा कौन बोला आपको, दादा किसने कंप्लेंट किया आपको। ना मैं एक बार ब्रेक कर दे, 10 मिनट का ब्रेक कर दे। मैं आया, मैं तो गुस्से में बोल दिया ब्रेक, अरे मुझे तो बोलो, कोई बोलता ही नहीं लड़के मारे, बाथरूम लगा तो बताओ, कोई बता नहीं रहा दादा के पास कंप्लेंट क्या लगे। तो मतलब यहाँ के जो डांसर थे इतना मेरा रिस्पेक्ट करते थे कि मेरे ऊपर कोई बात नहीं करता था। और टालीगंज का पाड़ा का जो इंडस्ट्री का भी लोग नहीं, जो ऑटो से लेके मेट्रो स्टेशन से लेके सब मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिए। मतलब कुछ भी होता था, मास्टर जी कैसे हैं आप, वो फिल्म लाइन के लोग नहीं, लेकिन वो भी मैंने तो अच्छा जगह में मुझे मिल गया। टालीगंज के लोग, मैं पुरुलिया में जाता हूँ, बांकुड़ा में जाता हूँ, तो बहुत अच्छे से इंडस्ट्री के लोग नहीं है, लेकिन बोलते मास्टर जी आपका नाम सुना था, आपको तो देखा था, आपका नाम आज से नहीं हम लोग बचपन से जानते हैं, तो रिस्पेक्ट मिलता है। मुझे चलो बॉम्बे में नहीं मिला तो यहाँ तो मिला कम से। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ का लोग, यहाँ के इंडस्ट्री के लोग आज भी, जो पुराने नए मुझे नहीं जानते होंगे, नए आर्टिस्ट नहीं जानते होंगे, पुराने आर्टिस्ट ये शुभेंदु बंधुदा जो थे, ये लोग मेरा नकल करते थे, क्योंकि मेरा आवाज जब शूटिंग करते करते पड़ा शुभेंदु दा, उनका बेटे भी है ना, क्या शाश्वत दा, तो उनका पिताजी की इतना मजाक करते थे। आपको एक और घटना बताता हूँ, मैं एक बार मैं चिरंजीत दा का शूटिंग कर रहा था NT1 में शूटिंग कर, एक बार काटता हूँ, আপনি সত্যি কথা বলবেন, সেটা হচ্ছে চিরঞ্জিত অ্যাজ এ ডান্সার হিসেবে কি রকম? चिरंजीत तो कभी डांसर नहीं है, আমি বলে দেবো। हाँ, चिरंजीत तो डांसर नहीं है, तापस पाल डांसर नहीं है। হ্যাঁ, तापस पाल वेरी गुड एक्टर। হ্যাঁ। তো এইটা যখন এদের যখন কোরিওগ্রাফ আপনি করতেন, তখন আপনার সঙ্গে ক্ল্যাশ হতো না? আপনি যেটা বলতেন সেটা করতেন না, নিজের মতো করতেন? আমি কি, हम जैसा देश वैसा भेष। हाँ, आपको तो पूरा पिक्चर में झेलना है। हाँ, आप बहुत अच्छे एक्टर है, डायरेक्टर ने आपको ले लिया, उसको सब्जेक्ट तो नहीं लिखना चाहिए था कि डांस सब्जेक्ट है, कि आपको मिठुन चक्रवर्ती तो नहीं बनाया। मिठुन चक्रवर्ती भी अच्छे डांसर नहीं है, मिठुन चक्रवर्ती अच्छे डांसर नहीं है, मिठुन के हिसाब से लोगों को करना पड़ा। अच्छा, डांसर है तो गोविंदा डांसर, सलमान खान डांसर है नहीं, कभी नहीं। वो जो करेगा उसको डांस मास्टर को ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो डांस मास्टर पिक्चर से आउट। तो डांस मास्टर तो नहीं चलेगा। डांसर यहाँ पे डांसर कौन है? डांसर है ये देवीश्री राय, ऋतुपर्णा, इन्होंने सीखा है बेसिकली। बाकी यहाँ का तो कोई किसी ने नहीं सीखा। আপনি চিরঞ্জিতের যে ঘটনার কথা বলছিলেন, चिरंजीत का घटना मैं बता रहा था। चिरंजीत का पिक्चर करता बस्तिल में राधा। हाँ, ऋतु को पहचानता हूँ मैं, ऋतु के साथ बहुत काम किया। चिरंजीत दा मेरे को बोल रहा है उनका शॉट ले लो ना। तुम किसका शॉट? मैं क्या जरूर, कोई जूनियर आर्टिस्ट बैठा है, मुझे क्या मालूम कौन बैठा है। वो फटा कपड़ा पहन के चिरंजीत का बाबा का रोल किया था सुखेन दास। मैं तो पहचानता नहीं सुखेन दास को। तो फटा कर है और मुझे ऐसा ही देख रहा है वो बैठ के। तो सुखेन दास तो ऐसे ही देखते थे। तो मैं बोला चिरंजीत को, मैं बोला दादा बाद में पहले ये शॉट लेने दो मेरे को, बाद में दूंगा। वो सुखेन दास अरे भाई ये एक जूनियर आर्टिस्ट मेरे से कैसे बात कर रहा है इतना। तो फिर मैंने चिरंजीत दा मेरे को साइड में लेके गए, बोले ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है? बोले हाँ, इनका नाम सुखेन दास है। तो मैंने सुना नहीं। बोले रंजीत मलिक का जैसे एक ऑडियंस है, वैसे सुखेन दास का एक ऑडियंस है बंगाल में, और बहुत अच्छा डायरेक्टर है। इन्होंने उत्तम कुमार जी के साथ काम किया, क्या क्या किया मुझे बोला। और फिर बोला अनूप सेन का ससुर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अनूप सेन के साथ मैं उस समय बहुत काम कर रहा था। पिया तो जब दुबली पत्नी थी उसके साथ काम कर रहा था। फिर मैं जाके बोला सॉरी दादा। उसके कुछ सालों के बाद उन्होंने एक पिक्चर किया था विश्वासघातक, शायद वो लास्ट पिक्चर था सुखेंदा का। वो पिक्चर मैं नहीं किया, बड़े बड़े आर्टिस्ट से सब यहाँ पे हुआ था शूटिंग गैंगटॉक में, काफी लंबा आउटडोर था। तो सुखेंदा बार बार मुझे अपने रूम में बुलाता था, किसी को नहीं बुलाता। जब बैठ के
अरे ओ कैलाश, कुछ डिस्कशन है? कोई डिस्कशन नहीं, 2 ग्लास बन जाता था, एक सुखेंदा के लिए एक मेरे लिए। उनकी बीवी बैठी रहती थी ग्लास बनाने के लिए। तो एक दिन सुखेदास बैठे हुए हैं कंबल ओढ़ के, एक चप्पल उनका स्लीपर बाहर है और एक चप्पल पहन के बैठे, और वाइफ को बोले, अभी बाथरूम जाओ, हमारा चटी खोज। वो इधर खटिया के नीचे, इधर उधर बाथरूम में, ये जनो तुम्हारी आनी ना, कौन काजे निकालो काजे। मैं बोला, दादा कहाँ चला जाएगा, एक चप्पल कौन लेके जाएगा? बोले यही रकम हो, दो गेटे बाहर आचे की दरवाजे के बाद देखा कुछ नहीं, बाद में ऐसा खोल के निकला ना, पैर में ही चप्पल है। सुखेंदास का একটু আপন ভোলা ছিল আর কি, है? ভোলাপান था। हाँ, अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत मानता था। बाद में तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, हाजरा में मुझे बार बार बुलाते थे जब भी कुछ होता था। कहीं कभी कभी एक बार तो मेरे को ये कस्बा में कहा, कोई कोता या छो, मतलब दादा इधर हूँ, बोले चलो ना, एक मेरे को सब बुलाए हैं, तुम भी चल साथ में चलो। तो उनको कुछ गिफ्ट विफ्ट क्या दिया वो लोगों ने, कुछ मैटर तो बोले नहीं, पहले इनको दो, मतलब मुझे भी दिलाया वो। तो यही सब कहानी था। একটা সময় আপনাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলাতে যেটা নিয়ে কথা হচ্ছে, তো রেসপেক্ট প্রচুর করতো লোকে। ডান্স নিয়ে হয়তো আমরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেটা নিয়ে কথা বলতে পারি, সেটা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারি, ট্রোল করতে পারি। তো একটা সময় পর তারা, আগে যারা হিরো এসছে তারা সত্যি সত্যি কেউ ডান্সার ছিল না, ডান্স শেখেনি, তারা প্রথমে অ্যাক্টার হয়েছে, অ্যাক্টিং এর প্রয়োজনে যেটুকু ডান্স দরকার ছিল সেটুকু শিখেছে। তো তারা সেটে যখন আসতো একজন ডান্স মাস্টারকে রেসপেক্ট করতো না, আপনার কথা শুনে যেটা মনে হচ্ছে, বা 2-4 জন লোকের সঙ্গে আমার কথা বলে যেটা মনে হয়েছে, তো আজকে সেটে একজন ডান্স মাস্টারের কি মানে রেসপেক্টটা সেম আছে না সেখান থেকে কমেছে? কিভাবে আজকের দিনটাকে আপনি কিভাবে দেখেন? रिस्पेक्ट एकदम खत्म। আচ্ছা रिस्पेक्ट था सरोजी जब तक थी, আচ্ছা सरोज खान जब तक थी तब तक रिस्पेक्ट था सब जगह। अभी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अभी आर्टिस्ट लोग तो हाथ मिलाता है, डांसर भी आया, साहब मास्टर जी कैसे है, ये चल गया, वो ट्रैक खत्म हो गया। अभी वो इज्जत नहीं है। डायरेक्टर के चेयर पे भी लोग बैठ जाते हैं, पहले डायरेक्टर का चेयर पे कोई बैठ सकता नहीं था, आजकल बैठा रहे तो वहां देखेंगे तो आपका हमारा प्रोडक्शन वाला ही बैठा हुआ है चेयर, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसलिए तो ऐसा हो रहा है ना, इसलिए तो मैं बोला एक बार ट्राई करना चाहिए पहले जैसा। देखिए शूट करने के लिए मैं पहले बोला वो कैमरे से मत शूट कीजिए, वो कैमरा मिलेगा भी नहीं आपको, लैब भी नहीं है, अभी सब कुछ तो चल रहा है, टेक्नोलॉजी ये सब चीज चल रहा है। तो आपको रिस्पेक्ट वही चीज लाना पड़ेगा। आपको एक घटना बताऊं, शूटिंग हम कर रहा था रामा नायडू। अच्छा, ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। रामा नायडू में शूटिंग चल रहा था, तपन बैनर्जी करके डायरेक्टर, तपन बैनर्जी करके डायरेक्टर, गाना चल रहा था, मेरा सब गाना आउटडोर में था, पिक्चर का सीन कंप्लीट है, गाना चल रहा है, 4 गाना था, 3 गाना हो गया, लास्ट गाना चल रहा है। प्रोड्यूसर 2 दिन से आए, प्रोड्यूसर घूम रहे, प्रोड्यूसर जो है अपने मामा के घर पे पले हुए थे, और प्रोड्यूसर कहीं दूर के नहीं, ये हावड़ा के, और हावड़ा के जो एमएलए जो क्रिकेटर, क्या नाम था उनका, क्रिकेटर बैट्समैन सौरभ शुक्ला, नहीं हाँ लोकरत्न शुक्ला, मनोज तिवारी का भाई, मनोज तिवारी क्रिकेटर ना, मनोज तिवारी का भाई प्रोड्यूसर। उन्होंने क्या किया मालूम है, घूम रहे देखे तो प्रोडक्शन मैनेजर कोई बैठ के उनका, मतलब वो जो जहाँ उनको मूड़ी खाना है उनके लिए सोचे थे, वो ही खा रहा है बैठ के। वो आके गए तपन बैनर्जी के पास गए, तपन दा को बोले कि तपन दा सुनो तो एक बात है। वो तपन दा बोला टाइम नहीं है हमारे पास। उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला शूटिंग बंद करो। मेरा भाई एक बल्ला मारता तो 1 लाख रुपया निकलता है। ये सब शूटिंग में प्रमोटर भी हूँ, प्रमोटिंग करता हूँ मैं। ये शूटिंग बंद करो, ये बहुत, ये सब काम के लिए ना, यही डायरेक्टर 1 साल तक मेरे को तेल लगाया, और मतलब और आज बोला है हम जानी ना, हम ये सब क्या है, हम प्रोड्यूसर, हमारा क्या रिस्पेक्ट है ना, हमारे खाने का जगह ना, कोई चेयर बैठने का जगह, हम लोग आ रहे हैं तो हमारे सामने कोई चेयर पे बैठा हुआ है, कोई उठ ही नहीं रहा है, तो तुमको बोलना चाहिए प्रोड्यूसर, कोई बताया नहीं क्या तुमको? सबको मालूम है प्रोड्यूसर, तो क्या खड़े रहो। टालीगंज का यही रिस्पेक्ट खराब है। रिस्पेक्ट सबको देना चाहिए, अगर प्रोड्यूसर है तो उसको देना चाहिए, डायरेक्टर है तो देना चाहिए, कौन क्या है, लेकिन यहाँ देता नहीं है। बोलना पड़ेगा 2 चेयर लेके आओ। इसके बाद प्रोड्यूसर ने क्या बोला कि शूटिंग बंद, शूटिंग बंद। मैं बोला कि आज तक का पैसा दूंगा, इसके बाद कोई शूटिंग करो कुछ नहीं दूंगा, सबका टिकट कल का होगा सबके लिए। अब डायरेक्टर मेरे सामने आके बोले मास्टर क्या करूंगा, बोला आपको जो सुनना चाहिए, आप तो कितना फील्डिंग करके फिर ये प्रोड्यूसर लेके आए,
सब लोग टेक्नीशियन, चलो ठीक है पैकअप तो पैकअप, हमारा तो 8 दिन का काम हुआ है, इतना पैसा होगा, इतना शिफ्ट होगा। मैं बोला अरे 8 दिन का बात छोड़ो, एक तो प्रोड्यूसर बंद हो गया, प्रोड्यूसर इंडस्ट्री से खत्म हो जा रहा है। शाम को वो पैकअप करके मैं शाम को गया, मैं बोला किसको पकड़ के ये काम क्लियर हो जाएगा। तो मैं समझा उसमें एक ही आदमी मामा, जो प्रोड्यूसर का मामा है, क्योंकि बचपन से मामा के घर में पढ़ा, मामा का ही बात सब सुनता है। और मामा से मेरा बहुत अच्छा था। मामा जी दरवाजा नॉक किया, आए, बोले 1 मिनट आपसे बात करना है। बोले वो समझ नहीं रहा है, वो तक बंद कर दो, बंगाल का आदत है प्रोड्यूसर को बस लाना फंसा देना, इसके बाद हो गया। मैं बोला रुकिए आप मेरा साथ दीजिए, मैं अंदर गया। बोला सर आपके पास करोड़ों रुपया होगा, करोड़ों रुपया, लाखों की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके घर में अगर एक चीज ग्लास टूट जाएगा, टाटा बिरला के घर में ग्लास टूटता है, उसको नौकर को लिख के देना पड़ता है, वो ख्याल नहीं करता है। लेकिन हर चीज का, गरीब के घर में एक ग्लास टूटेगा उसका हिसाब किताब नहीं रहता है, लेकिन बड़े लोग के घर में 1 पैसे का अभी भी हिसाब है, 1 रुपये का अभी भी हिसाब है, 1 पैसे का। उसको बहुत समझाया, बोला तुम तो ऐसा ऐसा कर रहे हो, तुमको क्या फायदा। बोला नहीं, पिक्चर कंप्लीट को पूरा पैसा तो आपका लगा हुआ है, 65 लाख रुपया खर्चा किया है, 1 दिन का शूटिंग बाकी है, पिक्चर रोक रहा है, सब टेक्नीशियन को पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा तो आपका जाएगा सर। तो उन्होंने मेरा बात करके बोला चलो आपका बात सुन के मैं शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल सेट पे जब जाऊंगा, मेरा चेयर होगा मेरे मामा का और मेरा, उस पर लिखा होगा प्रोड्यूसर और मामा, उस चेयर में कोई बैठना नहीं चाहिए। या तो चेयर फोल्ड करके रखो, जब मैं जाऊं जब खोले, मेरे चेयर में कोई बैठना नहीं चाहिए, और मेरा जहाँ खाना होगा मेरे सामने, मतलब दूर रखो मेरा हर चीज, मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं बोला बहुत अच्छा यही होगा। वहां से मीटिंग से निकल के मैं डायरेक्टर के साथ में प्रोडक्शन में लेके पहले 2 चेयर खरीदा, उन्हीं के पैसे से, प्रोड्यूसर का ही पैसे से, उन्हीं का तो पैसे से पिक्चर बना खरीद के बस सजा के रख दिया। बोला वो चेयर में कोई देखना नहीं, बोले आराम से आया बैठा काम। रिस्पेक्ट की बात की, वही मैं बोला यही हो गया, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। কি করলে ঠিক হবে আর কি, মানে কি করা যায় এটা নিয়ে, মানে কিভাবে আমরা কোথা থেকে ভুল করাটা শুরু করেছি, রেসপেক্টটা কেন কমে যাচ্ছিল আমাদের? अब इसके बारे में तो आप लोग इसके बारे में भी कुछ चैनल बनाइए, भूल कहाँ से हुआ था, भूल और ये सब तो मैं नहीं जानता। आपका क्या लगता है? मेरे को लगता है कि भूल हुआ ही है, इसको ठीक करना पड़ेगा, ये ठीक करना पड़ेगा। खाली जिंदाबाद झंडा लेके खड़ा होना इससे कुछ नहीं होगा, रिस्पेक्ट तो ही रखना पड़ेगा, हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो आपका कुछ कम है उसके तो लड़ना ही पड़ेगा ना, लेकिन रिस्पेक्ट हमको देना पड़ेगा कि आप इतने सीनियर हैं, हर सीनियर का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, चाहे छोटा आर्टिस्ट हो चाहे छोटा टेक्नीशियन हो, अगर सीनियर है तो उसका उसी हिसाब से उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है वो होगा जभी का होगा, इसका टाइम तो था तब, अभी तो टाइम तो मेरा है, ऐसा नहीं चलेगा। कल तुम्हारा भी तो टाइम खराब होगा, कल तुम भी तो, तुम्हारा भी तो एज कम होगा, ज्यादा होगा, कल तुम भी तो बूढ़े होगे, तो रिस्पेक्ट अगर आप करोगे तो आपको ही रिस्पेक्ट मिलेगा। নতুন নতুন কোরিওগ্রাফার কি করে আসতে পারে ইন্ডাস্ট্রিতে? যত নতুন লোক আসবে তত নতুন নতুন ভাবনা চিন্তা তো আসবে না। आए हैं बहुत कोरियोग्राफर है, आप सीरियल में देखिए, सीरियल में लाइन से सब लड़के यहीं के लड़के लड़कियां, जो जितना सीरियल चल रहा है, भले सीरियल उनको टाइम नहीं दे रहा, सीरियल में टाइम नहीं मिलता, एक मिलता है 2 घंटे में आपको गाना खत्म करना है, उनको पहले गाना दे जाता है, रिहर्सल हो जाएगा, रिहर्सल करके रेडी रहते हैं, कोई लास्ट आवर में उनको बोला जाता है जल्दी से करो खत्म करो। ऐसा मैंने भी किया, सीधा का भी मैंने काम किया, वहाँ कोई क्रिएशन नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं, कोई स्टोरी मालूम नहीं, कुछ नहीं, वहाँ जाना है, 4 कैमरा लगा हुआ है, आप जाके उधर कर नाच पाँच दो, खत्म, कहानी खत्म, क्योंकि 2 घंटा बचा है, 9 बजे पैकअप का टाइम, आपको 7 बजे कैमरा मिल रहा है, सुबह से जाके वो आर्टिस्ट खाली हो रहा है उसको भेज देंगे, आप उसको रिहर्सल कराओ, वो आर्टिस्ट एक साथ में आर्टिस्ट भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सीन चल ही रहा है, वो फ्री है तो तू रिहर्सल कर दे, वो फ्री है तू जाके रिहर्सल कर दे, शाम को जो गाने का शेड्यूल 2 घंटे के लिए दे रहे हैं उसी में आपको गाना खत्म कर देना। ये जो प्रैक्टिस যেটা আমাদের চলছে, এই প্র্যাকটিসটাকে চেঞ্জ করতে হবে, এটা एक्चुअली जो पहले होता था फिल्मों का क्या होता है, अभी भी आज में बॉम्बे में इतने रिहर्सल हॉल है, इतने रिहर्सल हॉल है कि आज गोविंदा को भी रिहर्सल करना पड़ता था। मैंने देखा है गोविंदा को, बॉम्बे में गोविंदा भी रिहर्सल करने के लिए आता था, शूटिंग में भले लेट पहुंचे लेकिन रिहर्सल में वो जरूर जाता था, रिहर्सल करके रेडी रहता था। आपको मालूम है तम्मा का रिहर्सल 1 महीना किया कराया है सरोज जी ने, रमेश हॉल में 1 महीना, दादर में संजय दत्त, एक रिहर्सल का टाइम क्या होता था, रिहर्सल सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 7 बजे तक, लास्ट 4 बजे से 7 बजे तक, इसके बाद सरोज जी के पास टाइम नहीं, सरोज जी को शूटिंग में चली, 1 घंटा भले उनका असिस्टेंट रिहर्सल कराए तो कराए, तम्मा का एक महीना रिहर्सल चला था, तम्मा लोगे तम्मा, वो गाने का, डांसर लोग तो 65,000 70,000 रुपया खाली रिहर्सल का उनका बिल बन गया था एक डांसर। शूटिंग हुआ था 4 दिन, माधुरी जी नहीं आई थी, माधुरी जी नहीं आती थी रिहर्सल में, क्योंकि
संजय को तो तैयार करना है, तो बीट मतलब उनको तो समझ में नहीं आता पैर कब उठेगा कब क्या करेगा, कम से कम हिलना तो है बीट में। तो यही है, रिहर्सल बहुत जरूरी है। আপনি বাংলাতে কতগুলো গানের কোরিওগ্রাফ করেছেন? কম বেশি 300-400 हो गया होगा। 400 400 तक तो हो गया। এই 400-র মধ্যে 5টা গান, যে 5টা মনে হয় যে আপনার জীবনের বেস্ট কাজ? हमारे एक छवि थी त्रिशूल, ত্রিশূল। और उसमें बुम्बादा था, चिरंजीत का शादी हो रहा है कुछ, अंजू घोष से कुछ ऐसा गाना था, गाना याद नहीं है वो गाना, मैं भी ढूंढता हूँ लेकिन मुझे भी है कि नहीं है यूट्यूब पे। और एक गाना और किया था रचना बनर्जी का और मदा का, मोहनाय यदि क्या ऐसा कुछ गाना था। মোহনায় যদি নদী, এইরকম একটা কিছু আছে। মোহনায় এসে নদী गोता खाए ना, गोता खाए ना, ऐसा हाँ ऐसे कुछ गाना था, मुझे याद नहीं है वो गाना था। फिर मेरा ऐसे बहुत गाने हैं लेकिन अभी मेरे को फिलहाल याद नहीं आ रहा है, अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसका क्लिपिंग आपको मिल जाएगा। বাংলা সিনেমার থেকে যেটা আপনি ইনকাম করেছেন, আর্ন করেছেন, আপনি যদি এই মুহূর্তে কাজ ছেড়ে দেন, মানে আর ডান্সের কাজ না করেন, তাহলে বাকি জীবন আপনার স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যাবে? ना, यहाँ पे कोई ऐसा पेमेंट नहीं हुआ कभी किसी का। पेमेंट अभी चालू हुआ है, जब से देवजीत आए हैं तब से कोरियोग्राफर को यहाँ पेमेंट मिलने लगा है। जैसे राज चक्रवर्ती जी जो डायरेक्टर है, ये लोग समझने लगे, पहले वाले लोग नहीं समझते थे। पहले आए खाए पिलाए दो दिए चलो आए बस कल काम करते चलो। और मैं तो काम का दीवाना था ना, मैंने पैसा देखा ही नहीं कभी लाइफ में। দেখা উচিত ছিল কি? 100%। मैं चैनल 8 में जो शूटिंग करता था, चैनल 8 का पिक्चर होता था, मुझे बोला जाता कि 3 महीना हो गया आपका चेक पड़ा लेके जाइए, नहीं तो फिर चेक खराब हो जाएगा। तो मैं भूल ही जाता था, मैं खाली काम 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 काम, पैसा तो है आदमी तो कल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बाबा यादव डांस मास्टर, उसने पैसे कमाया, डायरेक्टर भी हुआ, उन्होंने पैसे भी कमाया। उसके पहले भी बहुत आते थे, जैसे कमलनाथ करके एक लड़का था, बॉम्बे से आता था, पप्पू जी आते थे, पैसा नहीं कमाए, आए बोले काम मिल रहा है चलो एक काम करके निकल जाए, पैसा तो बॉम्बे से कमाना है। अभी जैसे लोग बहुत से डांस मास्टर हमारे बॉम्बे के सब भोजपुरी में शिफ्ट हो गए, भोजपुरी में वो पेमेंट नहीं है जो हिंदी में पेमेंट है, वो भोजपुरी में नहीं, लेकिन काम के लिए तो चलना पड़ेगा ना, क्योंकि इतने डांस मास्टर है कि इतने लोगों को तो काम मिलेगा ही हिंदी पिक्चर में। तो उन्होंने एक अलग कर लिया कि चलो भाई कम से कम भोजपुरी में तो अगर वहाँ 100 है तो भोजपुरी में 50% है, बंगाल में तो 20% हो जाता है, क्योंकि बंगाल का मार्केट तो इतना बड़ा नहीं है, भोजपुरी का तो मार्केट है फिर भी, इसलिए उसका बजट है। यहाँ का मार्केट तो इतना बड़ा नहीं है, वेस्ट बंगाल छोड़ के और कहाँ जाएगा पिक्चर। पहले तो बांग्लादेश में भी चला जाता था, अभी तो बांग्लादेश में भी नहीं होता है। तो पहले तो बहुत से पिक्चर वहां का भी प्रोड्यूसर लोग आते थे, मैं उनका पिक्चर भी किया हूँ, जो बांग्लादेश और हमारे भारत से मिलके पिक्चरें बनती थी, ऐसा बहुत से पिक्चर किया हूँ। जॉइंट वेंचर, हाँ जॉइंट वेंचर था, पहले था वो था, अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता, आता ही नहीं है, कोई दिखाई भी नहीं पड़ते। আপনি তো স্টেজে কাজ করেছেন, আর সিনেমার, স্টেজ আর সিনেমার কাজের মধ্যে দুটোর মধ্যে বেসিক পার্থক্যটা কি? देखिए सिनेमा का काम जो है बहुत, मैंने पहले बोला कि मेजरमेंट का काम है। स्टेज आपको फ्री है, आपको इतना स्पेस मिल रहा है, आपको मालूम है कि आपको इतनी जगह पे सब करना है। मैंने स्टेज के मतलब मैंने जतरा में भी डांस कंपोज किया, जो यहाँ पे बंगाल में जतरा होता है, तापस पाल मुझे एक बार बुलाए कि बोले मैं जतरा का हीरो हूँ, ऐसा है, शताब्दी भी थी उसमें। तो मैं गया देखा तो सब माइक लगा हुआ था इधर, तो बोले ये क्या दादा, बोले बस इसी में करना है। तो वो भी एक मैंने सीखा। स्टेज जब मैं किया, स्टेज में तो मैं हिमाजी के साथ में जब स्टेज कर रहा था तो मुझे मालूम था हम 3 रिहर्सल कर रहे हैं, हमको यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म है। अभी हम जब से शूटिंग में जाते हैं तो आउटडोर में जाते हैं, हमारा 24 लेंस लगा, वाइड 18 लगा हुआ है, पहाड़ में शूटिंग किया, हमको मालूम है हमको कितने स्पीड से भागना है, हमको तो लोकेशन भी दिखाना है ना, हीरो एक जगह खड़ा होकर तो नहीं करेगा, खट से हम मार देते हैं, टाइट 100 में आ जाती है। तो फिल्म लाइन का काम मतलब हमारे फिल्म का गाना पिक्चराइजेशन करना या फिल्म का जो है एक मेजरमेंट का काम है, और स्टेज में वो भी एक मेजरमेंट है, उसका अलग मेजरमेंट है, इसका अलग। स्टेज में तो आपको दिखा है, आप एक आर्टिस्ट अगर स्टेज में एक जगह करके करेगा तो लोग बोलते हैं स्टेज कवर नहीं कर पाया। अगर स्टेज पे डांस कर रहा है तो उसको पूरा स्टेज पे करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, यहाँ से भागना, वहां डांस, इधर से उधर, एक जगह करेगा तो चलेगा नहीं। फर्क यही है।
এই যে আপনি কাজের পিছনে কাজ পাগল হয়ে কাজ করে বেরিয়েছেন, নিজের যেটুকু বাকি জীবন বাঁচার জন্য যে রিসোর্সটা দরকার ছিল, মানে টাকাটা জমিয়ে রাখা দরকার ছিল, বা এটা রিগ্রেট আছে যে আমার আরেকটু মানে কাজের থেকেও টাকাটারও আমার বুঝে নিতে হতো তখন? কারণ কিছু মানুষ তো আপনাকে এক্সপ্লয়েট করেছে। 100% एकदम सही किया, उन्होंने फायदा लिया मेरे से, लेकिन अभी ये सब पे मैंने ध्यान नहीं दिया। और ऊपर वाले की दया से मुझे अभी खाने रहने मेरे घर में सब कुछ है। मेरा बेटा भी एडिटर है फिल्म लाइन में, और उसकी वाइफ जो है डॉक्टर है। तो मुझे कोई, मेरा अभी शौक के लिए मुझे तो बोला जाता है घर से कि आप काम बंद कर दो, मत जाओ इतना दूर 2000 किलोमीटर जाके वहाँ काम करोगे, फिर पहाड़ में जाना, अभी एज भी हो रहा है, इधर जाना उधर जाना। लेकिन आज भी मैं भागते रहता हूँ, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं काम करते करते सेट पे ही मेरा कुछ हो, तो मैं अमर रहूंगा, मैं अमर रहना चाहता हूँ। मेरे पास क्या पैसे है वो मत देखिए, मेरे पास पैसे है कि नहीं है उसको मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ। मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागा, मैं काम के पीछे भागा और भागते रहूंगा। জীবনে এমন কোনো রিগ্রেট আছে যে আমি এই কাজটা যেটা করতে চেয়েছি সেটা হয়নি? देखो, चाहत तो बहुत कुछ है अभी भी। चाहत तो अमित जी भी, आज भी अमित जी को मैं देखता हूँ, बोलते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप। तो लोग मुझे भी बोल देते हैं कि मास्टर जी अभी ओल्ड हो गया है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा भी सुना हूं मैं ऐसा भी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे पैरों में जब तक ताकत है, मेरा पैर में जब तक ताकत है, मेरे मैं आपको पता है कुछ टाइम पहले मुझे चश्मा लगता था पढ़ने के लिए, कुछ देखने के लिए, ऑटोमेटिक अभी चश्मा मेरा हट गया और मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरे लिए खुशी है। मैं हिम्मत से हारता नहीं हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। मैं एकदम दौड़ना पसंद करता हूँ। मैं आज भी आउटडोर में जाता हूँ, 48 टेम्परेचर में भी, गर्म में भी, राजस्थान में भी जाता हूँ, देखता हूँ टेक्नीशियन कहाँ छुप रहा है, कौन कहाँ भाग रहा है, हीरो के ऊपर छाता लगा हुआ है, वो बोल रहा बहुत गर्म है, ऐसा करो। मैं तो जाके धूप में खड़ा रहता हूँ, अरे मास्टर जी धूप में ऐसा क्या हुआ, मैं हीरो थोड़ी हूँ, मेरा स्किन जलेगा जलने दो। मैं अभी भी आपके पास जो बैठा हूँ, दो चार दिन पहले मैं धनबाद से शूटिंग करके आया, मैं इसके आगे रांची में था, वहां का पिक्चर देख रहा हूँ, वहां छूट रहे लोग, इतना गरम। तो पता नहीं मेरे को एक हैबिट हो चुका है, मतलब बर्फ हो, गर्म हो, ठंडा हो, मुझे कुछ नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं काम में रहता हूँ ना, मेरे दिमाग में तो काम है कि मेरा गाना कब खत्म होगा। जब गाना खत्म होगा, गाना अच्छा होना चाहिए, तो मैं एक काम दिखा के और 4 काम ले सकता हूँ। जब काम खराब होता है तो मैं पसंद नहीं करता हूँ कि कोई एक गाना देखेगा बोले आप इतना सीनियर आदमी क्या हुआ था, तो मैं बोलूंगा बहुत धूप था, वो थोड़ी मानेगा। या तो मैं बोलूंगा मुझे खाना नहीं दिया, मुझे चाय नहीं दिया, मैं मांग रहा था चाय नहीं दिया तो इसलिए नहीं हुआ। तो खाना चाहे तो मैं अपने घर में बैठ के आराम से खाता हूँ, सेट पे मैं सब मेरे पास तो ये रिकॉर्ड है, फेडरेशन में भी कंप्लेंट कितनी बार गया कि कैलाश शर्मा के शूटिंग में ब्रेक नहीं होता है, नो ब्रेक काम करता है। ये फेडरेशन से भी बोला गया मुझे कि तुम ब्रेक क्यों नहीं करते। जब आप ही नहीं, जब अपर्णा घटक थी, ये बार बार मुझे रिपोर्ट आया, मुझे बोला भी गया, फेडरेशन में बोला कि मैं देखिए मेरे पास तो बड़ा प्रोड्यूसर नहीं आता है। मैंने काम किया है, वेंकटेश के साथ में भी किया है, धानुका जी के साथ में भी काम किया है, मैं सुरेंद्र सिंह में मतलब जो निष्पाल उनके पिताजी के साथ में काम किया है, विजय कल्याणी जो बड़े बड़े खेमका उनका जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर यहाँ के थे एक टाइम पे, सबके साथ में काम किया है। लेकिन आज मेरे पास जब छोटा पार्टी है, अगर मेरे पास मिडिल क्लास का उसका बजट इतना है तो मुझे तो काम निकालना है। अब मैं खाना ढूंढूंगा कि मैं सबको देखूंगा सबको लंच मिल रहा है। इसीलिए मेरा एक आदत है, जब मैं शूटिंग में सुबह प्रोड्यूसर को बोलता हूँ कि ज्यादा टेक्नीशियन को हैवी नाश्ता कराओ आउटडोर में, इनको हैवी नाश्ता दे, दोपहर का लंच भूल जाओ, क्योंकि अचानक इधर कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर आप मेरे को बोले गाना खत्म है तो मैं नहीं करता हूँ। अगर मुझे 2 दिन गाना दिया है तो पहला दिन मैं क्या करता हूँ, पहला दिन मैं 80% गाना मारने की कोशिश करता हूँ, नेक्स्ट डे मेरे पास से 20% बचा है, मैं आराम से करूंगा, लिया हुआ शॉट को फिर से मैं ले सकता हूँ। पहले मैं काम को ले लेता हूँ अपने ग्रिप में लेने के बाद, इसके बाद मैं नेक्स्ट डे भले मैं आराम से काम करूँ। ये 400 থেকে 500 400 থেকে 450 গান আপনি বাংলাতে কোরিওগ্রাফ করেছেন, তো আপনার কি মনে হয় আপনাকে যেভাবে এই কাজ দিয়ে সেলিব্রেট করা উচিত সেটা কেউ करेছে কোনোদিন? यहाँ कोई संगठन ही नहीं है ना, पहली बात तो। आज आप देखते हैं यहाँ पे अवार्ड होता है, यहाँ पे होता है अवार्ड होता है, यहाँ पे भी बॉम्बे जैसे अवार्ड मिलता है, लेकिन उसमें डांस मास्टर का कहीं नाम नहीं रहता है। वो आर्टिस्ट अवार्ड होगा, डायरेक्टर अवार्ड होगा, इसको मिलेगा उसको मिलेगा, बाकी तो डांस मास्टर फाइट मास्टर का नहीं, कोई जगह ही नहीं।
आज जैसे मेरे साथ का फाइट मास्टर है यहाँ, पुराना फाइट मास्टर अभी भी है, खोकंडा। खोकंडा हमको फोन कैलाश जी की खबर बोलूं तो किचु काज आचे की, तो मैं बोलता हूँ खोकंडा रुको देखता हूँ। तो जहाँ होता है कुछ होता है मेरे से तो मैं उनको घुसाता हूँ, क्योंकि मैं तो भोजपुरी भी करता रहता हूँ, रांची वोची साइड का पिक्चर, झारखंड वरखंड का पिक्चर नहीं करता हूँ। तो मैं पूछता हूँ वहाँ कंपनी से आपका फाइट मास्टर नहीं है, तो मेरे पास एक अच्छा फाइट मास्टर है, उससे करा लो। अगर वो लोग मान जाते तो मैं नंबर दे देता हूँ, बात कर लेते, बुला लेते। क्योंकि मैं खाली बंगाली पिक्चर नहीं करता हूँ, मैं तो घूमते रहता हूँ। তো আপনাকে লোকে কিভাবে মনে রাখবে? अब मैं नहीं रहूंगा तब आप देखना, मुझे सपने में आएगा कि मुझे आप कैसे कैसे चाहते हो आपको कैसे लोग याद रखें? नहीं, याद करना चाहिए। इतना साल मैंने इंडस्ट्री को दिया, बंगला इंडस्ट्री को दिया, तो याद तो रखना चाहिए। लेकिन अभी भी लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं। किसी भी सेट पे मैं जाता हूँ जहाँ मेरा काम नहीं है, अगर मैं ऐसे जाता भी नहीं किसी के सेट पे, अगर मैं बाई चांस कभी पहुंच गया गलती से, जैसे मैं एक बार शूटिंग कर रहा था, मेरा शूटिंग क्या अनमासा रोड में क्या क्लब है, प्रिंसेप क्लब, क्या नाम है, पिस्टन क्लब में, वहां मेरा भी शूटिंग किया था। मेरे पास आर्टिस्ट ऋतुपर्णा थी, बाजू में शूटिंग चल रहा था देव का। तो कुछ डांसर मुझे बोलने लगे, मेरे पास डांसर लड़के लोग थे, बोले मास्टर जी एक बार देव के साथ फोटो लेना है। तो मैं बोला बिजी है क्या जाऊंगा, तो मैं बोला रुक जा, तुम देखो जब देव मेकअप वैन में जाएगा मैं फ्लोर पे नहीं जाऊंगा, वहां पे किसी के फ्लोर का शूटिंग कर रहा है और डायरेक्टर है दूसरे हैं, तो मैं वहां क्यों जाऊँ। जैसे वो मेकअप वैन में देव का एंट्री हुआ, वो लोग एक डांसर लगा के बोला मास्टर जी वहां गए। तो जब मैं गया गाड़ी के पास, तो आजकल बाउंसर फाउंसर पता नहीं, आजकल तो ये सिस्टम आ गया है इंडस्ट्री में, हमारे बॉम्बे क्या हर जगह हो गया कि जब तक बाउंसर लेके नहीं चलेगा ऐसा लगेगा हीरो नहीं है, हीरोइन नहीं है, लेकिन अलग से ट्रैक चालू हो गया। मैं जब गया तो मेरे को रोका जो बाउंसर था, तो बोला नहीं देव से मिला, कौन है आप। बोला आप देव को अंदर जाके बोलिए कि डांस मास्टर कैलाश जी आपको मिलना चाहते हैं। तब तक तो मेकअप मैन आ गया, वो मेकअप मैन सुभाष, वो मुझे पहचान, अरे मास्टर जी, सुभाष नहीं, सुभाष तो घूमा जाकर, वो मेकअप मैन कौन था, वो पहचान गया मेरे को। बोला मास्टर जी एक मिनट, वो जाके खुद ही अंदर जाके बोला कि मेरा नाम लिया होगा देव को। देव ने फटाक से दरवाजा खोला, आइए। जैसे मैं घुसा, देव ने मेरा पैर छुआ। पहले देव के साथ मैंने एक ही पिक्चर किया है, लेकिन पहला पिक्चर, लेकिन देव ने मेरा रिस्पेक्ट किया, तो बस मेरा दिल तो खुश हो गया। मुझे तो, मैं तो कभी काम के लिए भी नहीं बोला उनको कि कहीं मिले कि दादा हमको बुलाओ, सर जी हमको बुलाओ, आप इतना बड़ा हीरो हो गया, मैं बोलता भी नहीं किसी को। फिर देव ने बोला हाँ आप शूटिंग कर रहे हैं, मैं बोला हाँ तू है इधर, शूटिंग कर रहा हूँ। तो बोले कि मैं बोला कोई डांसर है आपसे फोटो निकालने के लिए, वो लोग डर रहे, मतलब बोल नहीं पा रहे। श्योर मास्टर जी बुलाइए। देव नीचे मेकअप वैन से उतर के सबके साथ फोटो निकाला, सबके साथ। तो देव ने खुद ही मुझे बोला आप मेरे साथ फोटो नहीं निकालेंगे, तो मैं भी खड़ा हो गया अलग से। तो ये अच्छा। তো আমরা মোটামুটি জানি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, সব বিষয়গুলো টাচ করে করে গেছি আমরা। তো লাস্ট আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে কি যে আপনার মায়ের স্মৃতি হিসেবে কোন কোন ঘটনা আসে? যখন বলছিলেন যে আপনার বাবা চাইছিল না আপনি কোরিওগ্রাফার হন বা ডান্সে জয়েন করেন, তো মা আপনাকে সাপোর্ট করে গেছে ব্যাক দিয়ে। তো সো আজকে যদি পিছনে আপনি রিভিজিট করেন, তাহলে মায়ের কোন ইনসিডেন্টটা, কোন ঘটনাটা আপনার মনে হয় মাকে কিভাবে আপনি देखिए দেখেন? मैं, मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है। मेरी बेटी की शादी में, बड़ी बेटी की शादी में, मतलब 5 दिन शादी का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है, मैंने देख लिया कि लड़के का फोटो आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ हो गया, सब हो रहा है। मैं 5 दिन पहले पहुंचा, मैं इतना काम में नहीं था, इतना मेरे पास काम था। 5 दिन पहुंचा। सेकंड बेटी का जब शादी हुआ तो मैं 1 दिन आगे पहुंचा, मतलब कल शादी है आज मैं पहुंचा। मैं भुवनेश्वर में शूटिंग कर रहा था, ऋतुपर्णा गई, ऋतुपर्णा थी। तो ऋतुपर्णा का मेकअप मैंने बोल दिया कि मास्टर जी कल गाना खत्म करके मास्टर जी को भागना है, कि कल उनके बेटी का शादी। तो रितु ने खुद जाके सब सामान, साड़ी वाड़ी सब खरीद के लेके आया, मुझे मालूम नहीं है, मुझे दिया। और मुझे ये भी पूछा रितु ने कि मास्टर जी कुछ पैसे वैसे लगेगा तो बोलिए। नहीं रितु, मेरा फ्लाइट का टिकट हो गया, मैं भुवनेश्वर, मैं एयरपोर्ट गया, 2 घंटा फ्लाइट लेट। जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर जाने के बाद देखा तो मेरे पूरा घर में और आसपास का जो घर है ले लिया था, सब मेरे रिश्तेदार सब यूपी से आए हुए, सब लोग बोले लड़की की शादी कहाँ है, बोले काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरा वाइफ को पता है कि काम करेंगे तो 2 पैसा आएगा, तो इसीलिए कोई मेरा वाइफ को मेरे शादी का कार्ड दिखाओ, शादी का कार्ड देखा, अच्छा है,
मैं बोला मेरा नाम तो है, पिताजी का नाम तो सबसे बड़ा, इसीलिए तो मैं देखा कि कहीं माँ का ही तो नाम नहीं। इसके बाद वाइफ ने मुझे बोला कि जाके शादी का हॉल देख के आओ। मैं वसई में रहता हूँ, स्टेशन के पास ही 3rd फ्लोर का हॉल है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर फ्लोर। मैं बोला ये पूरा बुकिंग है? तो उससे पूछा, बोला आप कौन है? मैं बोला अरे मैं तो लड़की का बाप हूँ, देखो मेरा नाम है। बोला हाँ आपके नाम से हॉल बुक। अच्छा आप ही हैं? वो बोल रही थी कलकत्ता में। तो बोला ये पूरा पूरा क्यों बुकिंग है? नहीं हाँ हम लोग आधा नहीं देते। तो इतना बड़ा लेके क्या करेंगे? मैं तो टेंशन में, मैं इसलिए पूछा कि इसका भाड़ा कितना होगा, इसका पैसा कितना खर्चा करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। मैं तो टेंशन में आ गया। तो बोला सर वो जो मेन गेट है ना, वहाँ पे तो केले का जो लगता है, वहां पे डेकोरेट करना है कि नहीं करना है? तो मैं बोला, मेरी वाइफ ने बोला नहीं वो आएंगे तो उनसे पूछ लेना। तो मैं बोला कैसा अच्छा लगेगा, डेकोरेट करना चाहिए? बोला हाँ डेकोरेट करना चाहिए। तो मैं बोला उसका एक्स्ट्रा बिल होगा ना? हाँ डेफिनेट होगा। तो मैं बोला कर दो यार, जो होगा देखा जाएगा। जाऊंगा घर पे जाके पूछा, मैं बोला इतना बड़ा हॉल ऐसा? तो बोला तुमको कुछ मालूम नहीं, तुम तो आते नहीं, 1-2 दिन की शादी के 1-2 दिन पहले तो करना पड़ता है, इतना रिलेटिव, इतना बारात आएगा, ये आएगा। लेकिन ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक हो गया, सब हो गया। लास्ट में सब उसका बिल पे करने के बाद 40,000 मेरे पास कम पड़ गया, उसका हिसाब करने वाले जो हॉल वाले का, खाना वाना लेके। तो मैंने बोला कि सर अभी तो क्या करेंगे बोलिए? बोले आपको मैं 3 महीने का टाइम देता हूँ। जो शादी वाला महाराष्ट्र था, पूरा 3 महीने में, आप इतना अच्छा आदमी, 3 महीने के अंदर मेरे को दे देना। मैं बोला देखो मेरे पास काम है, मैं भी 2-4 दिन के बाद निकल जाऊंगा, मैं कलकत्ता जाके आपका जो अकाउंट नंबर होगा भेज देना, भेज दूंगा। मैं आया तो मेरा यहाँ एक प्रोड्यूसर है, उनको भी मैं याद करता हूँ, करूंगा चैनल पे। उनका नाम है गोविंदो हल्दर, नाम सुने हैं? हाँ। कस्बा में कहीं रहते हैं, अच्छा है उनका। तो उनका 2 पिक्चर अभी तक हुआ है, दोनों पिक्चर का डांस मास्टर में तो अच्छा रिलेशन हो गया, जो भी होता है मेरे से पूछते रहते हैं। तो बोले BFA ভালো হয়ে গেছে মেয়ের? मैं बोला एकदम सर, खाली वो 40,000 रुपया है, 3 महीने का टाइम दिया मेरे को, कोई बात नहीं, मैं आराम से। তুমি এখানে ওখানে বারবার যাবে, ভক্তি আছে ওখানে, নক করবে তো বাড়ি কি বলবে লোক? बोला नहीं वो महाराष्ट्र आदमी है, वो ऐसा नहीं करेगा ना। ना अकाउंट नंबर बोलो, আমি पाठिए देছি। तुरंत का तुरंत मैंने अकाउंट में हमारे पैसे 40,000 रुपया भेज दिया। बाद में मैं बोला उनको, दादा मैं आपको दूंगा, चाहिए नहीं, हमारे में नहीं। तो ये भी अच्छा लगा। शूटिंग किया, उनका 2 पिक्चर किया, पूरा पेमेंट लिया मैंने हमेशा उन्होंने, लेकिन उन्होंने बिगर ऐसी बोले 40,000 रुपया मेरे अकाउंट में वहां भेज दिया। ना हमने जो पूछा था आपका माँ के बारे में, मेमोरी ओ माँ का हाँ। माँ का मेमोरी, माँ का मेमोरी। अभी जो करुणा गया, सेकंड करुणा में मेरी माँ चली गई इस दुनिया से। कारण क्या हुआ, मैं जब घर पहुंचा तो मैं तो यहाँ अटका हुआ था, ट्रेन फेन सब बंद हुआ था, चालू हुआ, कैसे कैसे मैं पहुंचा। तो मेरी माँ सुबह नहा धो के रेडी वेडी होके नाश्ता पानी करके बैठी। तो ठंडा था, तो रूम से निकल के जाके धूप में बैठ के बाल बना रही, अपना सब कुछ करके अपने हाथ से बना रही है। माँ का एज भी हो गया था 75, एकदम कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कभी 1 रुपए का दवा नहीं लिया। अचानक आई और घर में आने के बाद बोल रही कि मेरे को ना सांस लेने में थोड़ा तकलीफ है। मैं बोला इसीलिए तुमको बोलता बाहर मत निकलो, मास्क पहनती हो, आधा कभी इधर निकल जाता है, कभी ऐसा। तो ब्रीथिंग बढ़ते गया। अब मैं तो टेंशन में आ गया, और कोई डॉक्टर है नहीं, सीधा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही मेरा वाइफ को बोला तुम लेके जाओ, मेरे को तो कुछ पता नहीं कहाँ है, तो और ब्रीथिंग होते गया। फिर जब जाके मेरी माँ ऑटो मंगाया, ऑटो में मेरी माँ को बैठाया, मेरी माँ ने, मैं दूर से देख रहा हूँ खड़ा होकर गेट के बाहर, भगवान सब ठीक हो गया है। तो मेरी माँ ने मेरे को इधर बोला, अरे वो तो मैं भूल गई, डॉक्टर देखेगा कैसे, मास्क तो लगेगा ना। मैं भाग के गया, चप्पल भी लेके आओ मेरा, चप्पल भी निकल के गई थी ऑटो में, चप्पल भी लेके गया, मास्क भी दिया। अभी हॉस्पिटल वहां से मतलब जहां लेके जाते कम से कम 20-25 मिनट लगेगा। 5 मिनट जाने के बाद ही मेरी माँ ऑटो में खत्म, मेरे वाइफ की गोद। ऑटो को घुमाई नहीं, उससे सीधा हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेके गया तो फिर करुणा चेक किया, पता नहीं क्या करेंगे, वो पंपिंग किया। मुझे तो मालूम पड़ गया, मैं तो बस सोचा कि क्या हो गया ये घटना। और उसी समय मेरा छोटा भाई साथ में नहीं रहता है, अलग फ्लैट में रहता है वो। छोटा भाई ऑलरेडी करुणा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी माँ का डेथ हुआ 3 तारीख को, और मेरा भाई का डेथ 14, मकर संक्रांति का 14 तारीख। मेरी माँ का डेथ हुआ 12 तारीख को सुबह मॉर्निंग में। बॉडी लेते लेते सब शाम हो गया। हॉस्पिटल लेके चले गए थे, पूरा चेक करके डॉक्टर को फिर लिखाना पड़ा ये कि करुणा टेस्ट हुआ था, सब कुछ दिखा के बनाए। और इसके बाद भाई का हो गया। नासिक गया माँ का पिंडदान करने के लिए,
आया हॉस्पिटल से फोन आया रात को, सब लोग हॉस्पिटल वहाँ पहुंचे, वहाँ पे तो देखने को नहीं मिलेगा हॉस्पिटल में, जो शमशान है वो मेरा जो बड़ी बेटी का हस्बैंड है वो मतलब कोई पार्टी लेवल पे है, उसने सब कुछ कर दिया। जाके हम लोग देखे वहां पे दूर से पानी वो नहीं देने के दिया, टच नहीं करने दिया, उसके बेटे ने वो किया। ये घटना मतलब माँ और बेटा, छोटा भाई, जो भाई मेरा बाप के समान मुझे मानता था, क्योंकि सबसे बड़ा मैं, दो मेरे हाथ से दोनों निकल गए, एक इधर एक। न माँ को पता चला कि बेटा छोटा गया, छोटा बेटा को मालूम है कि माँ गई। तो यही याद है, यही याद तो जिंदगी भर रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूं, कि मेरी माँ को कुछ हुआ ही नहीं, अचानक पता नहीं क्या ब्रीदिंग क्या प्रॉब्लम हो गया। और इस लाइन में अगर आज मैं हूँ, जैसा भी हूँ, छोटा डांस मास्टर हूँ, बड़ा हूँ कि क्या हूँ मुझे मालूम नहीं, मेरी माँ की वजह से। क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे मतलब मेरे घर में इस लाइन में कोई था नहीं, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में मैं था। इसीलिए मेरा वाइफ ने बोला कि बेटा क्या करेगा, पढ़ाई भी नहीं किया ज्यादा, 12th किया तो क्या करेगा, कोई नौकरी जाएगा 8 घंटा कोई ऑफिस में काम करने के लिए, इससे अच्छा उसको रहने दो। तो मैं बोला देखो मैं डांस लाइन में तो नहीं लाऊंगा उसको, कि डांस लाइन बहुत टफ लाइन है, मेहनत करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये रोज क्रिएशन, रोज सोचना पड़ता है। ये गाना देगा, जो बोलेगा गाना देगा, बजट क्या है मालूम नहीं, वो बोलेगा वो पिक्चर देखे थे ना, वो देगा खदान देखे थे, ऐसा चाहिए, बजट है उसका इतना, और सोचेगा वही इतना, तो ऐसे तो नहीं दे पाऊंगा ना। तो एक कौन अपने बेटे को, मैं तो रोज टेंशन दूंगा, मैं तो सुबह सो के उठता तो रोज जब शूटिंग पे जाता सोचता क्या होगा, अभी भी डर लगता है क्या होगा, इतना सब कुछ करने के बाद। लेकिन वहां जाने के बाद आंख बंद करने के बाद कुछ ना कुछ आ जाता है, क्योंकि इतना डांस मास्टर, इतना सब कुछ मैं देखा हूँ, इतना सेट देखा हूँ ना, किसी का भी नाम लेता हूँ तो मुझे मेरे सामने वो कभी बाधा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा काम आ गया कि मैं फंस गया सोच रहा हूँ, आज तक ऐसा कभी नहीं। इसलिए बेटे को लाया तो मैं एडिट लाइन में लाया, मैं बोला सीधा जाएगा ऑफिस में, एसी में बैठेगा, हाथ से काम करेगा, ये सब नहीं कि क्या जो करके आएगा उसी को ठीक करेगा। তো আমরা সব মোটামুটি সব পয়েন্টগুলোই কভার করে ফেলেছি, আমরা আলোচনার শেষে চলে এসেছি একদম। তো আপনার মনে হয়, আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন এটা, সেটা হচ্ছে কি লাস্ট যদি আপনি আপনার ড্রিম প্রজেক্ট, তো ধরুন আপনি কাকে মানে মনে হয় যে একে আমার কোরিওগ্রাফিতে এর নাচা উচিত ছিল, বা এই আমার স্বপ্ন, একে আমি কোরিওগ্রাফ করলে ভালো হতো, সেই রকম কেউ একজন? मैं अभी ये सब सोचता नहीं किसके बारे में, मैं सोचता हूँ कि अगर इंडस्ट्री में मुझे कोई एक अच्छा प्रोड्यूसर मिले, बांग्ला इंडस्ट्री में, तो मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, लोगों ने किया, हमारे कोरियोग्राफर जो हमारे बाबा यादव ने भी किया, और एक जेम्स एंथोनी करके था उसने भी किया। अगर कोई मुझे लेके एक प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो यही मेरा ख्वाहिश है, बस कि एक बार मैं देखूं, फिर मैं लाइन ही चेंज कर दूंगा, फिर मैं कोरियोग्राफी नहीं करूंगा। अच्छा, इतना फुल गारंटी है कि अब मैं उस पर बैठूंगा तो सही ढंग से बैठूंगा। ये नहीं कि मेरे पास छोटा कोई आ जाए, ये लोग 5-2 लाख रुपया पिक्चर बनाओगे, क्योंकि यहाँ ऐसे भी डायरेक्टर है, 5 लाख रुपया कोई लेके आता तो बोलते हाँ छवि ये हो ही जाए उस टाइप का नहीं। हमको अच्छे आर्टिस्ट चाहिए, कुछ थिएटर आर्टिस्ट लूंगा, कुछ बॉम्बे से आर्टिस्ट लूंगा, रहेगा बांग्ला पिक्चर, क्योंकि बांग्ला पिक्चर मैं सोचा था कि बांग्ला के लिए मैं कुछ करूं, लेकिन मुझे करने का कुछ मौका नहीं है। তো আমরা চাইছি যে স্যারের মনের যে ইচ্ছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণ হবে। তো আমরা দেখবো নতুন ওনার ডিরেকশনে হয়তো ছবি দেখার নিশ্চয়ই আশা থাকবে, ওনার সঙ্গে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরো কাজ করবে, আমরাও কাজ করব। অন্য আরেকদিন দেখে আমরা আবার আপনার সঙ্গে কথা বলবো, নতুন নতুন গল্প জানবো। আজকে হয়তো অনেক গল্প শোনা হয়েছে, আবার অনেক বাকি। তো আমরা আশা করবো আবার নতুন একটা এপিসোডে স্যারের সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারবো। তো আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আর দেখতে থাকবেন মগজমারি।